let's address this wonderful event with a warm round of applause again. And with that, it is my pleasure to invite the ever-energetic and passionate Yamini Lahari to take over and lead into the next session. Over to you, Yamini. थैंक यू दिव्या। महफिल भी चमक उठी पड़े जो आपके कदम, महफिल भी चमक उठी पड़े जो आपके कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। एक बार फिर आप सबका आज के इस कार्यक्रम इंडियन रूरल कोलॉकी में मैं स्वागत करती हूँ। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के पहले सत्र की, जिसका नाम है लोकेलिटी कॉम्पैक्ट फॉर ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन, हरित आर्थिक बदलाव की ओर स्थानीय कॉम्पैक्ट की भूमिका। आज हमारे बीच राज्य के विभिन्न जिलों से आए हमारे साथी जो इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, वो उपस्थित हैं। तो चलिए मिलते हैं उन चेहरों से जिनकी कहानियां आज हमें प्रेरित करेगी। मैं अनुरोध करूंगी अपने पैनलिस्ट के सदस्यों से कि वो मंच पर आएँ और हम सबके साथ अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिथुन पटेल जी को, जो हमारे बीच आज यहाँ कांकेर से आए हैं और युवा साथियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मिथुन जी, आपका स्वागत है मंच पर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भीष्म वर्मा जी को, जो कांकेर से आए हैं और ग्राम रोजगार सहायक की भूमिका पर कार्य कर रहे हैं। अब मैं शिवानी कश्यप जी को आमंत्रित करती हूँ, जो दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक से आए हैं और महिला सरपंच के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शिवानी कश्यप जी हमारे साथ पहले CLF HR के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करूंगी वंदना लोधी जी को, जो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आज हमारे बीच दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक से उपस्थित हैं। मैं यशोदा कश्यप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं, जो कोंडागांव से जिला पंचायत सदस्य की भूमिका पर कार्यरत है और पूर्व में CLF HR की भूमिका भी निभा चुके हैं। इसी क्रम में मैं अब ज्योति साहू जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, जो राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक से के चारभाटा पंचायत में सरपंच के पद पर कार्यरत हैं। हमारे बीच सुमानी कश्यप जी भी उपस्थित हैं, जो एक प्रगतिशील किसान के साथ जेंडर के मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और आज हमारे बीच बस्तर के बकावन ब्लॉक से आए हैं। उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मोतीलाल बंजारे जी, जो एक प्रगतिशील किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी आज हमारे बीच जशपुर से आए हैं। सभी पैनलिस्ट के सदस्यों का धन्यवाद। अब मैं अपने साथी प्रिया और सचिन से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया हमारे पैनलिस्ट के सदस्यों को पुष्प देकर स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे साथियों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। धन्यवाद प्रिया और सचिन। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे TRI के साथी अमजद जी और तुलेश्वरी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी।
तो आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आपको नमस्कार। ये जो जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ देश के विभिन्न कोनों से लोग सीखने भी आते हैं और ये वो जगह है जो देश और दुनिया को सिखाती भी है। लेकिन आज गर्व की बात यह है कि आज हम इनको सिखाएंगे, इनको बताएंगे कि ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई जो हमारी कहानियाँ हैं, हमारे जो अनुभव हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, वो कैसे हैं। बहुत बार हमारे इन साथियों को मौका नहीं मिलता गांव में जाने का। आज मौका है कि गांव इनके सामने है और हम सभी मिलकर एक बार तालियों से इस पूरे छत्तीसगढ़ के गांव का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। जब हरियाली की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, जब बात होती है जंगलों की, नदियों की, गाँव की, खेतों की, चिड़ियों की, जानवरों की, सभ्यताओं की, हमारी विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाजों की, तो वो सब कुछ देश में जितने भी प्रकार के हैं, शायद हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत सुंदर है। अकेला प्रदेश है जहाँ की धरती ने अभी भी 44-45% धरती ने अभी जंगलों का चादर ओढ़ रखा है। बाकी जगह शायद हमने वो किसी भी वजह से कम कर दिए, लेकिन आपने बचा के रखे हैं। तो सबसे पहली बात जो हम साथीगण जानना चाहेंगे वो ये है कि जब आप गांव को देखते हैं और गांव का सपना देखते हैं, तो आपकी निगाह में एक ऐसा गांव जहां का पर्यावरण आपकी संतुष्टि के मुताबिक हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, तो कैसा होना चाहिए? अगर सर्वशक्ति आपको दे दी जाए और कहा जाए बना लो अपने गांव को अपने दिल जैसा, सजा लो पर्यावरण को जैसा सजाना चाहते हो, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी साथी बता सकते हैं सपना क्या है। सर, मैं बचपन से ही गांव में रहा हूं, तो मैं जैसा देखता हूं कि अभी बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरा गांव जो है बचपन में जैसा था वैसा ही पुनः हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय नदियों का जो है बारहमासी चलता था, तो वहाँ जो हम लोग जैसे जाते थे उसके किनारे में मछली पकड़ने के लिए, तो वहाँ का जो कलकलाहट, पानी की आवाज़, साथ में हवाएं इतनी अच्छी रहती थी कि उसकी धीमे धीमे जो चलना हवाओं का वो महसूस होता था। चिड़ियों का चहचहाट, हरा भरा, और बहुत सारे ऐसे जगह थी जो अभी तो हाल में खेत बन गए हैं, वो खेत नहीं थे, खाली मैदान हुआ करते थे। वहाँ बच्चे खेलते थे, जहाँ हम लोग खेलते थे गिल्ली डंडा, भौरा, क्रिकेट, ऐसे खेलते थे। तो मैं चाहूँगा कि मेरा गांव फिर से वैसे ही हो जाए। तो आप ये चाहते हैं कि आपके गांव की वो जो नदी थी, वो जो जब चलती थी तो कुछ कहती हुई जाती जी, बचपन सब जो बीता है जी, आप चाहते हैं मैं वापस वही वातावरण अपने गांव में ले आऊं। जी। इसके अलावा नदी, पानी, ये जो वातावरण था, इसके अलावा और क्या करना चाहेंगे अगर बदलाव करने की दृष्टि से पूछा जाए तो? जी सर, मेरा गांव सर खेती, किसान और पशुपालन ये सब से जुड़े हुए लोग हैं। गांव के लोग अधिकतर 80 से 90% खेतीहार मजदूर हैं जो स्वयं से मेहनत कर फसल उगाते हैं और स्वयं तीज त्योहारों में एक साथ मिलजुल कर गाँव के अपने रीति रिवाज, अपने धार्मिक, अपने देवताओं के पूजा अर्चना करते हैं। और गांव में हमेशा एक प्रकृति के प्रति संरक्षण रहता है। जैसे हमारे गांव ग्राम पंचायत खिरगोली में जंगल की रखवाली के लिए परस्पर मतलब कई वर्षों से देख रहे हैं कि एक दो लोग पर डे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक गांव की
जो हमारे पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए 2 डंडा हाथ में लेकर जंगलों की चारों ओर, मतलब गांव के चारों ओर घूमते हैं, देखते हैं कि कोई पेड़ पौधा ना काटे और किसी चीज़ की, जंगल की, मतलब जो हमारे सामान है वहाँ कई प्रकार के औषधि हैं, पेड़ पौधे हैं, उसकी चोरी ना हो। यही हमारे गांव है सर, चलचलाहट। जैसे पहले बारिश में हम बचपन में, मेरा भी मतलब खुद का बचपन था, जब पहले बारिश होती थी तो उसमें हम लोग सर कागज़ की एक डोंगा बनाया करते थे, जो नाव है, नाव बोलते हैं उसको, और हमारी गली के लाइन में सर ऐसा चलाते थे। तो ऐसा जब वो बहता था और जाके थोड़ी दूर में रुकता, तो वो बचपन की खुशी और वो गांव की महक काफ़ी बहुत अच्छी है सर। तो सरपंच जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप सरपंच बने हैं। परिवार में कोई इस तरह की पृष्ठभूमि से नहीं था और आपने अपनी अथक मेहनत से लोगों का दिल जीता है। अब आपके सामने 5 साल हैं, तो आपको अगर गांव में बदलना होगा कुछ, तो आप अपना गांव कैसा बनना चाहेंगी? मैं अपने गांव को मतलब हरा भरा देखना चाहूँगी। गांव के लोग पहले साल में, पुराने खाल में जैसे थे, अपनी खुशियाँ सिर्फ गांव में ही देखते थे। अभी तो लोग अपना घर बार सब छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, शहर चले जाते हैं, और ज़मीन जंगल सब वो चाहते हैं कि हम अच्छा सिर्फ गांव में ही रह के कमाई हो, ये नहीं सोचते। हमको शहर में जाके, शहर में मिलेगा अच्छा कमाई, अच्छा पैसा सब शहर में मिलेगा, ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि गांव में खेती बाड़ी करके अच्छा कमाई हो, अच्छा फल मिले, अच्छा पेड़ पौधा लगाए, ये नहीं सोचते हैं। पेड़ काटते हैं, अपना जो भी पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको काटते हैं और बेच देते हैं, या घर ज़मीन को भी बेच के शहर चले जाते हैं नौकरी करने। अच्छा, तो इसमें कुछ बदलाव लाने की आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती हैं? मतलब तो मैं चाहूँगी कि गांव के लोग गांव में ही रहे, गांव में अपना घर दे के, अपनी खुशी गांव में ही दे के, पहले जैसी थे वैसे ही रहे, और अच्छा मतलब गांव में हरा भरा पेड़ पौधे लगाए और अपनी खुशी गांव में ही देके, और गांव में ही देखने, शुद्ध हवा शुद्ध पानी गांव में ही देखने को मिलेंगे सर। अच्छा, शहर में जाएंगे तो ये चीज़ मिलेंगे ही नहीं, सब ये चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी जी। और ये जो आपकी अभी सोच है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है सर कि गांव में ज़्यादातर लोग खेती किसानी, यहाँ तक बाहर से जैसे बाहर से जो लोग आते हैं, दवाई छिड़काव जैसी खेती वगैरह, ये सब में कई गांव में होता है, घुसने देते होंगे कहीं कहीं गांव में, जैसे मेरे गांव में यहाँ। तो जो चीज़ अच्छा है उसी को अपनाते हैं, जो चीज़ नहीं है उसको नहीं अपनाएंगे। मतलब ये चीज़ गलत है, हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए गांव का, ये मान लो खेती में छिड़काव करना हो, धान में कुछ दवाई छिड़काना हो, तो फिर समूह की दीदियाँ या ट्रिप के मैडम दीदी जो लोग आते हैं, अपना देसी दवाई बनाते हैं, खाद बनाते हैं, वही छिड़काव करते हैं। अच्छा जी। जो बाहर की दवाएं हैं, जो इस तरह के रासायनिक जो दवाएं हैं, रासायनिक खाद है, वो गांव के लोग अभी नहीं अपनाना चाहते। कोई कोई सोचते हैं शायद ये जो खाद हम बनाते हैं देसी तरीके से, उससे अच्छा तो होता है लेकिन अच्छा उपजाऊ नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से कोई कोई लोग ये सोचते हैं कि रासायनिक खाद ज़्यादा अच्छा उपजाऊ करेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रासायनिक खाद जो है धीरे धीरे ज़मीन का जो उपजाऊ होता है उसको नष्ट कर देता है, क्षमता कम हो जाएगी। कम कर देता है। ये चीज़ उनको पता नहीं है। तो एक भाई ने जैसे नदी का जिक्र किया, उसकी चर्चा की, एक ने खेत पानी और बरसात में वो चलती हुई नाव, उसका रुकना और पानी में उछलना कूदना। आप कह रही हैं कि खेती में परिवर्तन हुआ है और अभी स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग वापस जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उत्पादन जितना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी।
और जो लोग रासायनिक कर रहे हैं उससे नुकसान भी है, ये भी समझ बन रही है। और इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व है गांव वालों के बीच में कि इधर जाएं या इधर आएं। दोनों जगह उन लोग फंस जाते हैं, क्या करें, उनको बस पैसा कमाना रहता है। जिस चीज़ में उनको ज़्यादा पैसा मिले ये सोचते हैं कि हमको मतलब रासायनिक खाद डालेंगे तो इससे ज़्यादा उपजाऊ होगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमारा ज़मीन जो है वो नष्ट भी हो सकता है। उन लोग ये सोचते हैं कि बस हमको चाहिए अच्छा उपजाऊ चाहिए। धीरे धीरे कई साल तक उन लोग रासायनिक खाद डालते डालते धीरे धीरे उनका उपजाऊ अच्छा तो होता है, लेकिन उससे धीरे धीरे बाद कम भी हो जाता है, बाद में नुकसान होने लगता है, जी, धीरे नुकसान धीरे होने वो लगता है। उत्पादकता जो है कम हो जाती है। जी। आप क्या सोचती हैं गांव के बारे में? जब अगर एक अच्छा गांव, एक सपनों का गांव तैयार किया जाए तो क्या क्या होना चाहिए? ऑन कर दीजिए। हाँ, पहले गांव के लोग जो पहले पानी लेने जाते थे, अब कि जो पानी घर में आ गया, तो पहले जो पानी लेने जाते थे तो गांव के लोग को नदी तालाब इसमें पानी लेके आते थे, तो लोग को पानी का महत्व पता था। अच्छा। कि पानी का कम यूज करने का। तो अभी घर में आ गया पानी तो लोग बिना मतलब का पानी की यूज करने लगे। ज़्यादा वो कपड़ा धोना हो, जो कुछ भी करना हो, मतलब बिना मतलब का, जो बिना मेहनत का है, तो जितना जैसे बहाना है वैसी बाहर है, तो पानी का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए गांव में क्या है, बरबल वो किए कि हम लोग ज़्यादा खेती करें, 2 फसल करें, तो उसका जितना पानी का ज़रूरत होता है उसी हिसाब से नहीं करके जितना बह जा रहा है कहीं भी ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। वो पानी का ऐसे करे कि गांव के जो किसानी हम लोग दादा लोग हैं, जो पानी का हम लोग छोटा सा डोबरी बनाए, डोबरी बनाने उसमें हम मछली पालन करें, उसमें भी 2 पैसा हम आमदनी कर सके, और वो बतख पालन भी कर सकते हैं, वहाँ भी पैसा कमा सकते हैं। और गांव में ज़्यादातर जनसंख्या और कई जगह में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हम पेड़ पौधा सबको ऐसे काट रहे हैं ज़मीन के अभाव कारण से, ज़्यादा खेती करने के लिए। वो चीज़ नहीं करके, मतलब वो भी है रोज़गार नहीं मिलने के कारण, तो खेती करना है ये समझ के, तो हम लोग जहाँ खेती नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग पौधा भी लगाए। पहले के जैसा वो पेड़ नहीं काटते थे तो हर टाइम बरसात में अच्छा पानी गिरता था, जो गर्मी टाइम ऐसी अच्छा गर्मी होता था। अभी ऐसे नहीं है कि गर्मी के टाइम भी बरसात, बरसात में भी कभी कभी बरसात नहीं होता है, उसी कारण खेती अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो 2-3 बातें आप बोल रहे हो। एक तो बोल रहे हो कि पहले हमारे जो आपसे पहले की पीढ़ी जो थी वो पानी लाने पानी के पास जाती थी जी, और फिर उस पानी को लेके अपने घर आती थी और उसका महत्व समझती थी। जी, अब हमने पानी को घर में पहुंचा दिया, जी, और जब हमने पानी को घर पे पहुंचा दिया तो हमने पानी का महत्व करना छोड़ दिया। अब किसी भी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लोग बेवजह भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही बोरवेल भी भारी संख्या में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, और वहाँ पर भी पानी का जो सीमित व्यवहार है, उस उपयोग है, वो नहीं होके लोग एक बार चला दे रहे हैं पानी और फिर वो उसके उपयोग के साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। जी, साथ में आप ये भी कह रहे हो कि जनसंख्या बड़ी है, लोगों को जीविका चाहिए, तो लोग अब अपने जंगल काटने लगे हैं और उसको खेत बनाने लगे हैं। जी, तो आपका कहना है कि अगर जीविका पे काम हो, जल पे काम हो, जी, तो शायद वातावरण का ये जो रूप है इसको रोका जा सकता रोका है। जा सकता है। और आपने अपने अनुभव में देखा है कि गर्मी में, बारिश में, अलग अलग मौसमों के व्यवहार में भी बदलाव बदला आ गया है। जी, अब बारिश का भी कोई समय समय बहुत सीमा नहीं है। निश्चित नहीं है, नहीं है। और गर्मी की भी अब कोई समय सीमा या तापमान का मामला जी, अलग अलग तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये जो 4 लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस या अनुभव है?
जो दीदी पानी के बारे में बताए हैं, जो जानकारी दिए हैं, हर गांव की समस्या थी पहले। अभी तो सब घर घर में पानी का नल वगैरह कलेक्शन लग गया है कि गवर्नमेंट उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो लेकिन जो गांव में जहाँ तक पहुँचा नहीं है पानी का, नदी नाला से पी रहे हैं, अभी भी ऐसा गांव है हमारे बस्तर में, तो वहाँ तक तो ये योजना पहुँचा नहीं है। और दूसरी बात है जो दीदी बोले पेड़ काटने का, ये जो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं जिनके पास ज़मीन है वो और ज़मीन को बढ़ाने के लिए और पेड़ काट रहे हैं। उसके बाद जो हमारे बस्तर में जो फसल होती है, चार की, आपकी कोसम की, जो भी वन का सामान जो आता है मार्केट में, लाख वगैरह का, उस कारण से भी बहुत पेड़ काटे जाते हैं। चार हुआ, चार का पेड़ ही काट के चार बेच देते हैं, और चार तो बचता ही नहीं जो पक्षी खाएं। जो बचता है तो वो मार्केट में चला जाता है, ऐसे ही बेचते हैं दोना में करके जो लेडीज़ लोग हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना होता है। सब साल भर इंतजार करते, कुछ फसल हो, कुछ बेचे, कुछ खाए, सब अपना आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो हमारे जो पक्षी है, पशु है, उनको कुछ मिलता नहीं है खाने को, जो पेड़ को ही काट देता है। और पेड़ तो बिल्कुल लगाते ही नहीं है, बीज भी नहीं रहता है जो कोई बोएगा। तो मेरा मानना ये है, जैसे खाते हैं उसमें से कुछ बीज, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट वाले हैं, कुछ बीज गांव वाले को बांटें कि भाई इसमें गोला बना के मिट्टी का, बरसात के टाइम आप हर गांव में बीज बांटे कि सब, भाई सब तो खा ही रहे हो, सब अपने तरीके से बीज को मिट्टी में डाल के सभी जंगल में सब छीटे। जैसे आम होता है, आम तो गुटली भी बिक जाता है, आमचूर भी बना के बेच देते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। और जो बचता है तो हम खा जाते हैं, मार्केट में आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उस सब चीज़ का बीज वन विभाग की तरफ से गांव-गांव बांटा जाए, महिला समूह को दें, उसमें क्या उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, हमारा जंगल भी बचा रहेगा, हमारी जो पानी का समस्या है वो भी कम हो जाएगा। सब तरफ से क्या है, बरसात के टाइम में पेड़ ज़्यादा पानी मांगता नहीं है तो उग जाएगा, है ना, किसी को पानी डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा जंगल भी अच्छा हरा भरा रहेगा, हम सब अच्छे खा भी पाएंगे, पशु पक्षी भी अच्छे से रह पाएंगे, और हमारा जंगल हमेशा हरा भरा ही रहेगा। ये मेरा इच्छा है। तो आप ये कह रही हैं कि ये जंगल तो कटे ही हैं, साथ में बाज़ार पहुंचा है गांव में। हाँ। और बाज़ार ने फलों के बीज तक को नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं छोड़ा। बाज़ार उसको भी हाँ। लोगों से ले लेता है अब। तो जो बीज वापस धरती में जाते, वहाँ से कुछ पेड़ जी। बनते, उनकी संख्या भी कम हो गई। आम है तो आम की गुठली तक बाज़ार में जी बिक रही है, आम की, इमली की। तो आप कह रहे हो कि ये बीज अगर वापस जाने लगे, क्योंकि और बीज रहता ही नहीं है ना सर, सब तो बिक जाता है, सब अपना 2 पैसे के लिए बेचते हैं, सबकी मजबूरी है, सबको कमा के खाना पड़ता है ना, सबके पास तो जॉब है नहीं, है ना, तो इसलिए सब अपना ज़िंदगी उसी से चलता है कि चलो इमली हुआ तो इमली बेच दो अलग, बीज अलग बेच दो, 2 पैसे ज़्यादा मिले, तो उस कारण से कुछ बचता ही नहीं। तो ये एक समस्या जी आपको लग रही है जंगल कम होने के पीछे एक कारण ये भी। पहले क्या पेड़ पे फल होता था तो हम भी खा लेते थे, मार्केट भी चले जाता था, पशु पक्षी भी खा लेते थे, तो बीज क्या है, पक्षी इधर से उधर हो जाता था तो पेड़ उग जाता था। अब तो कोई पेड़, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लगा के छोड़ दिए, लगाए तो लगाए, नहीं तो नहीं, सेल्फी खींच लिए, हो गया। सेल्फी, आजकल का ज़माना सेल्फी है, कुछ भी करें, हम भी कुछ भी करें, खाना खाए स्टेटस में डाल दिए, कहीं गए स्टेटस में डाल दिए, अब बस वही तो चल रहा है। तो अब ये कह रही हैं कि एक पेड़ माँ के नाम पर बचाव की जगह, हाँ चूंकि लगाव है तो हाँ। लगा के हमने फोटो खींच के जी सेल्फी डाल दिया। हाँ, सेल्फी भी डालो ना, मैं ये साल लगाई थी, ये साल में इतना बड़ा हुआ, अगले अच्छा, साल इतना हाँ। बड़ा हुआ, है ना, मैं ये पौधा को इतने साल से संभाल के रखी हूँ, ऐसा डालो ना। सेल्फी डालना है तो पौधे की उम्र दिखाओ, हाँ, उम्र कि दिखाइए। माँ के नाम पे जो लगाया वो कितना बड़ा हो रहा है। अच्छा जी, तो आप कह रही हैं कि योजनाएं हैं, जी सरकार की इच्छा तो अच्छी है, जी लेकिन ये है कि वो जो भावना है, मूल जी, जी। भावना जो पेड़ लगाने के पीछे है, जी चूँकि माँ के नाम से है तो शायद सरकार ने सोचा होगा कि माँ से आदमी जुड़ा होता है तो माँ के नाम का पेड़ बचा पाएंगे, लेकिन हमारी भावनाएं थोड़ी अलग कमज़ोर है। हो गई हैं जी, और फ़ोटो खींचने तक ही सीमित हो गई, जस्ट मोबाइल तक ही है, मोबाइल तक ही। सोशल मीडिया तक है, और बाकी सोश- कुछ नहीं है।
बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहती हैं इस पर्यावरण के विषय में? अभी तक हमारे साथियों ने नदी के बारे में बात की है, खेत के बारे में बात की है, जंगल की कटाई और खेतों की ज़रूरत, आजीविका की बात की है। साथ में ये भी बात की है कि जंगल के पुनर्जन्म के लिए, उसको बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ भी करें, मतलब वो वापस बीज भी दे दें प्रकृति को, जो उसने हमें बीज के रूप में दिया था, तो प्रकृति हमको वापस पेड़ दे देगी, लेकिन हम देते नहीं हैं। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो कभी कभी धरातल पे जैसी जिस भावना से शुरू की गई हैं उस तरह से नहीं होकर कभी कभी एक अलग रूप ले लेती हैं, जहाँ नाम मात्र के लिए लोग फ़ोटो खिंचा के या कुछ अलग करके इस तरह की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। आप पर्यावरण को और इस तरह की चीज़ों को कैसे देख रही हैं अपने गांव, अपने आसपास के क्षेत्र में? आजकल प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से भी पर्यावरण ये हो रहा है। और हम पैकेट वाले जो चीज़ खाते हैं फेंक देते हैं, उससे भी प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण से भी हो रहा है। आजकल शादियों में डीजे का उपयोग किया जा रहा है, और जैसे बर्थडे पार्टी वार्टी में भी इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और हमारे आसपास प्लेट है, उसको फेंक दिया जाता है, उसकी सफाई नहीं किया जाता है। उसके लिए भी सफाई अभियान चलाया जाता है, वो भी सिर्फ फोटो में ही रह जाता है। फोटो से आप लोग को बहुत दिक्कत है। फोटो उसका मतलब निदान नहीं किया जाता, बस खिंचवा दिए हो गया। उसे कड़ाई से पालन करना चाहिए, ताकि तभी हमारे देश में सब साफ सफाई रहेगा, प्रदूषण कम होगा, इससे प्रकृति पर्यावरण मतलब साफ रहेगी। ये मेरा कहना है। वो प्लेट है जो थर्मोकोल और प्लास्टिक की बनी होती है जी। और ना जो पेपर पत्ते वाला है जी, वो तो उससे दिक्कत नहीं है। दोनों से पत्ता वो तो जमीन में ये हो जाता, खाद बन जाता है। लेकिन जो थर्मोकोल की बनी हुई है या दूसरे ऐसी वस्तु की बनी है जो नहीं गल रहे हैं, उसकी बात। तो एक प्रदूषण आप कह रहे हो कि एक तो प्रदूषण है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण आप कह रहे हो कि हमारे जीने का तरीका बदला है और हम अब उत्सवों को पारंपरिक तरीके से मनाने के बजाय कुछ नए चीज़ों ने उत्सव में जगह ले ली है, डीजे वगैरह ने। और डीजे का जो साउंड रखा जा रहा है वो ऐसा रखा जा रहा है कि ध्वनि इससे तो लोग भी मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है। हार्ट अटैक भी आ जा रहा है जी, बहुत जगह ऐसा हो रहा है जी। अच्छा, डांस करते करते अच्छा अच्छी जी। सर, अब पहाड़ों में भी माइनिंग के द्वारा पूरा पहाड़ खत्म हो चुका है। अब हाँ, गांव मन में तो पहाड़ बचे ही नहीं है। अब बहुत से जगह में पहाड़ पूरा माइनिंग पूरा वो कर दिए हैं। माइनिंग करके पहाड़ों से जी, पत्थर, कोयले या अन्य चीज़ें निकाल ली जाती। जी तो आपको लग रहा है ये सब भी प्राकृतिक समस्याओं से जुड़ी हुई जी समस्याएं हैं। जी। आप क्या अनुभव रखती हैं इस पे? मैं जल संरक्षण थोड़ा पास में रखिए। जल संरक्षण के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं जल संरक्षण के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज तो जमीन से हमन पानी लेवत हन, लेकिन जमीन ला पानी तो कोई देवत नहीं है सर, है नहीं। तो हमन हाँ एक बारे में हमन हाँ कुछ योजना बना है सर, टीआई के सर मिल के, पंचायत बॉडी मिल के हम लोग जल संरक्षण में बहुत अच्छा काम करे हैं। हमन हाँ पहाड़ी इलाका में ना परपोलेशन टैंक बनाए हैं, बीच छोटे छोटे एससीटी बनाए हैं जिसमें हम लोग वृक्षारोपण किए हैं। और जो पहाड़ी इलाके बारिश के पानी ना सर जो आते वो एससीटी के माध्यम से परपोलेशन टैंक में इकट्ठा होते, जेकर से हम ना सिंचाई भी कर सकथन और डबल फसल भी ले सकथन। जैसे पहले हमन सिंचाई करत रहें तो धान के फसल लेवत रहें, लेकिन हमन अब गर्मी के दिन में ना हमन रबी के फसल भी ले सकथन, जैसे दलहन, तिलहन, ये सब हमन ले सकथन। आपने अपने क्षेत्र में किया है ये? हाँ, अपने क्षेत्र में किया हूँ। और अनुभव कैसा है? और इससे ना जो टैंक बनाए हैं ना उससे ना हमारे गाँव मन ना वो मतलब फ़ायदा रोजगार भी मिली से, और जो अभी दलहन तिलहन लगाए हैं ना ओकर से मतलब ओकर आजीविका भी बढ़ी से और मतलब फ़ायदा भी मिली से। अच्छा, तो पानी के लिए जो अलग अलग आपने ये ट्रेंच बनाए हैं, एससीटी बनाए हैं, ऊपर से जो पहाड़ी इलाका से पानी रीच से वैली तक, यानी ऊपर जहाँ पानी दो हिस्से में बट रहा है
वहाँ से नीचे जहाँ तक नीचे बहाव हो रहा पर्कुलेशन है टैंक में इकट्ठा हो। पूरे अलग अलग जगहों पे आपने बनाया, पेड़ भी लगाया। हाँ, उसमें वृक्षारोपण भी किए हैं सर, 200-250 पौधे लगाए हैं। 250 पौधे हाँ, भी श्रमदान से हमारे गांव वाले भी किए हैं श्रमदान। अच्छा, और उसका अब आपको परिणाम भी दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना सर। अच्छा, बहुत सुंदर। और ना जो पर्कुलेशन टैंक बनाए हैं उसमें हम इंजेक्शन वेल भी किए हैं। अच्छा, हाँ, जिसमें ना जो सूखा जो बोर खुदाते हैं ना सर, 90 फीट का बोर खुदाए हैं, उसमें ना 10 फीट का ना गड्ढा किए हैं जेसीबी से, फिर उसमें गिट्टी डाले हैं, रेत डाले हैं, ताकि पानी चार्ज हो सके ज़मीन के अंदर। हम लोग ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं सर, लेकिन हम लोग ज़मीन के अंदर पानी नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इंजेक्शन वेल कर रहे हैं। तो आप ज़मीन को वो वापस पानी दे रही हैं? हाँ, दे रहे हैं। और ये ना प्रत्येक घर में ना सर हम लोग सोख्ता गड्ढा भी बनवाए हैं रिचार्ज के लिए, ताकि रिचार्ज हो सके पानी का। जो बारिश के पानी या पाइपलाइन के माध्यम से आते वह सोख्ता गड्ढा में गिरते। तो आपके गांव में हैंडपंप सूखता नहीं है गर्मी में? हाँ, कम सूखता है सर। कम सूखता है? हाँ हाँ, ताकि पानी रिचार्ज हम लोग ज़मीन के अंदर दे रहे हैं। आप ज़मीन के अंदर वापस अलग अलग माध्यम से, ये जो पानी की समस्या की हम लोग बात करें तो ये अपना अनुभव बता रही हैं कि इन्होंने अपने गांव में तो जहां से पानी का पहाड़ी इलाके में पहाड़ी का जहां से पानी बट रहा है 2 हिस्सों में और पानी नीचे की तरफ आता है, ऊपर से ही इन्होंने अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर पानी को रोकना शुरू किया, पेड़ लगाए ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। नीचे भी इन्होंने जहाँ पर बोरवेल किया उस बोरवेल के साथ साथ इन्होंने इंजेक्टेड कुआं भी बनाया, ताकि जो हम बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं तो वापस में ज़मीन के अंदर ज़मीन को पानी दे सके। अभी वाटर लेवल बहुत गिर गए हैं ना सर, तो थोड़ा हम लोग का भी फर्ज बनता है कि ज़मीन के अंदर पानी दे, और पानी तो सभी निकाल रहे हैं सर, इसीलिए हम लोग ये काम करवाए हैं। बहुत सुंदर काम किया आपने। आपके यहाँ क्या सर अनुभव है? सर, पर्यावरण को सुधारने से पहले, प्रकृति को सुंदर बनाने से पहले लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो ही प्रकृति भी हमारा सुंदर रहेगा, क्योंकि हमको जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, हम प्रकृति से ले रहे हैं। सही बात। तो मैं अभी पिछले 3 साल से सर जैविक खेती करता हूँ। उसके पहले मैं 10 साल से मैं फूल की खेती करता आ रहा हूँ। KVK से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अपन रासायनिक खाद का और कीटनाशकों का यूज करते हैं सर। कहीं ना कहीं अपन कुछ न कुछ मात्रा में डायरेक्ट अपन सेवन भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अपन जैविक विधि से अगर करते हैं, अपन गौमूत्र से, गोबर से, गुड़ से, बेसन से और कुछ जंगल के मिट्टी से अपन जैविक खाद अगर तैयार करते हैं, तो उसमें रासायनिक खाद से जितनी उपज अपन ले सकते हैं उतनी उपज सिस्टमेटिक तरीके से अगर करें। जैसे अपन 30 साल पहले की देखें तो 30 साल पहले भी उपज ऐसा होता था। किसान उस टाइम में भी मेहनत करता था, कम संसाधन में भी उतना उपज लेता था और उस टाइम में भी वो जीविका अर्जन करता था। आज तो हमारे सरकार में हम दो हमारे दो और फिर शेर का बच्चा एक ही अच्छा तक के नारे लगे हैं। शेर का बच्चा एक ही अच्छा तब के भी नारे लगे हैं। लेकिन सर उस टाइम के ज़माने में एक माँ बाप के 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, फिर भी से अच्छे पालन पोषण होता था, शुद्ध पौष्टिक आहार खाते थे। आज हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं। पौष्टिक आहार के लिए भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और फिर मेडिसिन ले रहे हैं, पौष्टिक आहार के नाम से भी केमिकल ले रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रकृति को सुधारने के लिए पेड़ पौधे के साथ में, जल संरक्षण के साथ में प्राकृतिक खेती की ओर वापस जाना चाहिए। कीटनाशक से बचाव के लिए नीम का पत्ता हो गया, करंज का पत्ता हो गया, अरंडी का पत्ता हो गया, ऐसे लगभग 10 पत्ते का अपन यूज कर सकते हैं। साथ में हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, गौमूत्र, गोबर,
इसके साथ में अपन बहुत अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, जिसको किसी भी प्रकार के फसल में, चाहे कोई भी फसल लेते हो आप, धान लेते हो, फल फूल में लेते हो, मिर्च, बैगन, किसी भी प्रकार का सब्जी फसल भी लेते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। आपके कीटनाशक में जितनी असर है उससे कहीं ज़्यादा इसमें है, रोकथाम में भी है और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं है। आपके शरीर को भी नुकसान नहीं है, प्रकृति को, हमारी धरती माता को भी नुकसान नहीं है। अगर इस टाइप से अपन जैविक के में जैविक खाद का और कीटनाशक का यूज करते हैं तो हमारा पर्यावरण धीरे धीरे सुधरेगा, हमारा मृदा की स्थितियाँ सुधरेगी। हम अपने घर में सर जहर डायरेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन हमारी धरती माँ है जिसमें हम खेले कूदे हैं, पले बड़े हैं, उस धूल मिट्टी को खा के बड़े हुए हैं, लेकिन हम उसी धरती माँ को डायरेक्ट जहर दे रहे हैं और फिर उसी जहर को फिर अपने परिवार में भी ला के खिला रहे हैं। आज कोई मार्केट से भिंडी हो, बरबट्टी हो या किसी भी प्रकार का सब्जी आइटम ले लाइए आप, शायद फ्रिज में न रखेंगे तो दूसरे दिन उसमें फफूंद आ जाएगा। भले ही आप जब मार्केट में खरीदेंगे तो उसमें ताज़ा दिखेगा, मार्केट से जब लेंगे एक रात या 24 घंटा लगभग अपने घर में रख देंगे तो उसमें फफूंद दिखेगा। ये सब अत्यधिक खाद का उपयोग, अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों या केमिकल का जो अधिक उत्पादन के लिए रसायन का जो यूज कर रहे हैं उसका है सर। अच्छे उपज तो अपन ले पा रहे हैं रासायनिक खाद के और क्या बोलते हैं कीटनाशक का यूज करके, लेकिन हमारा अच्छा स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं। हमारे पहले दादा दादी लोग थे 100 साल 110 साल जिया करते थे, आज हमारे यहाँ लगभग 70 से 80 साल का लिमिट रह गया है और शायद तक हम क्या पता 50-60 में ही न निपट जाएं और हमारे बच्चे का फिर और क्या होगा। तो प्रकृति को बचाने के लिए पहले अपने स्वास्थ्य को भी सोचना पड़ेगा, उसके साथ में अपने जमीन को अगर स्वस्थ रखेंगे अपन तो अपना पर्यावरण भी, पेड़ पौधा भी स्वस्थ रहेगा, अपना जल भी स्वस्थ रहेगा। क्या कि अपना जल भी तो दूषित हो चुका है, क्या कि जल अगर ज़मीन में दे भी रहे हैं तो अपन तो केमिकल वाला जल ही दे रहे हैं, हम खेत में डाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कुछ न कुछ मात्रा तो अपना ज़मीन में भी जा रहा है। तो हमारा शरीर के साथ में अपन धरती माँ को भी विशुद्ध कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं, हमारे गौ माता को भी विषाक्त कर रहे हैं। अगर गौ के दूध में अगर अपन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, गौ क्या खा रही है, घास खा रही है, वही धान का पैरा खा रही है, हम तो उसमें ऑलरेडी जहर डाले हुए हैं, वो मात्रा गौ में भी जा रहा है, गौ से फिर हमारे में जा रहा है। और सर जल संरक्षण के लिए मैंने 2008 में हमारे यहाँ एक बांध बना था लोकेश्वर जलाशय करके, जिसका नहर बना था सर, बांध में भी पानी नहीं था, किसी कारणवश तैयार नहीं हो पाया। फिर हमारे गांव से होके वो नहर गया था, मेरे घर से जस्ट बाजू में 100 मीटर में है। तो मैंने उसमें जो पानी, बारिश का पानी बह जाता था खेत की ओर, नदी की ओर, उसको रोकने के लिए मैं अपने खर्च पे उसको मिट्टी डलवा के पानी को रोक दिया, जिससे पानी ज़मीन में तो जा ही रहा है, साथ में अगर बारिश के टाइम में, किसी टाइम में अगर बारिश नहीं भी होता है, सप्ताह 2 सप्ताह महीना दिन अगर नहीं भी होता है, आजकल बहुत ऐसे देखने को भी मिलते हैं। इस साल शायद बहुत अच्छा बारिश हुआ है, नहीं तो पिछले 20 साल में ऐसा बारिश देखने को नहीं मिला था। तो कई किसान उससे सिंचाई भी कर लेते हैं, हमारे मवेशी को भी उससे पानी मिल जाता है, क्या कि जनवरी फरवरी तक पानी रह जाता है। तो और आज कंडीशन कई देखते हैं सर, अपन मार्च तक नहीं, पहले नहीं होता था, मार्च सब में पानी सूख जाता है, मवेशियों को भी पानी नहीं मिल पाता है। ये बहुत विकराल समस्या आए वाला दिन में आने वाला है, लेकिन सही समय रहते अगर हमारा जागरूकता हो जाए जल संरक्षण की ओर, हमारी प्रकृति धरती माता को बचाने की ओर, पेड़ लगाने की ओर अगर सही दिशा में काम करें तो आगे बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है। अन्यथा आगे बहुत विकराल स्थिति दिख रही है। अभी पहले तो जैसे दीदी लोग बता रहे थे कि पानी दूर से लाते थे, आधा 1 किलोमीटर दूर से, तो पानी का महत्व समझते थे।
लेकिन अभी भी वही स्थिति है। अभी बोतल में हमको पानी मिलना चालू हो गया है, बोतल में हमको गैस का सिलेंडर मिलना चालू हो गया है। वो दिन दूर नहीं है जो कि अभी 20 रुपये के बोतल जैसे में पानी खरीद रहे हैं, वो ऐसे ही 50-100 रुपये 200 रुपये में अपन गैस भी खरीदेंगे ऑक्सीजन का, जो कोरोना काल में देख चुके हैं। 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार में अपन गैस लेके 2 घंटा 4 घंटा सांस लेते थे, वो कोरोना काल में देख चुके हैं। तो वो दिन देखने को न मिले, इसके लिए अपने को अपना, जैसे वो दीदी बता रही थी कि माँ के नाम में पेड़ लगा के, वो 100 पत्ता वाला पेड़ लगाने से प्रकृति सुंदर नहीं बनेगा, बल्कि हमारे धरती को नुकसान है। 100 पत्ता वाला जो पेड़ लगाते हैं उससे पानी की मात्रा ज़्यादा अवशेष करती है। अगर प्रकृति में पानी बचाना है, धरती माता में अगर पानी बचाना है, तो हमको बरगद का पेड़ हो गया, लीम का पेड़ हो गया, करौंज का पेड़ हो गया, इमली का नीम का पेड़ हो गया, ये सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। वो हमको केवल ऑक्सीजन के मात्रा में केवल बढ़ाएगा नहीं, हमारा जल स्तर को भी लेवल करेगा, मेंटेन करेगा। हमको किसान को दवाई भी देगा वो। अगर कोई किसान अगर मेड़ में लीम का पत्ता, करौंज का पत्ता पेड़ अगर लगा लेता है, तो निश्चित रूप से जहाँ तक उसका छाया जाता है नीम या करौंज का, उस एरिया में निश्चित रूप से कोई भी रोग नहीं लगता है कि कोई भी फसल हो। क्योंकि मैं किसान हूँ तो मेरे को ये अनुभव है। तो ये जो अभी जितने हमारे साथियों ने बातें की, आपने भी जितना कहा, पानी की बात है, प्रकृति का आप रूप बदलता हुआ देख रहे हैं, नदियाँ थोड़ी सूख रही हैं, खेतों की उपज कम हो रही है, जो चिड़िया जानवर जंगल हमारे आसपास था वो भी कम हो रहे हैं, व्यवहार बदल रहा है, मौसम का व्यवहार बदल रहा है। दीदी लोगों का कहना है कि रोज़गार, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो जंगल भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कुछ अनुभव हैं जहाँ पर अच्छा भी हुआ है। आपने भी कहा कि आपने एक बांध बनाया, पानी रोका, दीदी ने भी कहा कि हमने बांध बनाया, पानी रोका। ये भी चर्चा हो रही है कि सरकारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन जिस भावना के साथ लाई जा रही हैं वो उतना उसका परिणाम नहीं दिख रहा है। ये सब जानकारी होने के बाद भी, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन तो अब सिलेंडर में या डब्बे में ख़रीदना पड़ेगा। हमारे दिल्ली में अभी 1-2 कैफ़े शुरू किया है कुछ लोगों ने, ऑक्सी कैफ़े, मतलब आपको जब दम घुटने लगे तो उसमें 100-200 रुपया दे के जाके बैठ सकते हैं आप। 1-2 घंटा के हिसाब से चार्ज करते हैं वो। 1-2 घंटा अच्छा सांस ले लीजिए, उसके बाद अब बाहर चले जाइए पैसा दे के। कुछ लोगों ने ये कोशिश किया है कि उत्तराखंड के आसपास जो शुद्ध हवाएं हैं उनको कैप्चर करके लोगों को दिया जाए, आप 2-4 पफ उसका सांस में ले सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी विदेश की बात है, हमारे देश में भी कहीं कहीं ये दिखने लगा है। अब हमारे गांव जो हैं, जिनके पैर ज़मीन पर हैं, जो अपने हाथों से जंगल छू सकते हैं, जो अपने हाथों से नदी में पत्थर मार के आवाज़ सुन सकते हैं, चिड़िया के बोलने की आवाज़ सुन सकते हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं सब कुछ होते हुए भी। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है, कोशिशें हैं। फिर वो क्या बाधाएं हैं, वो बाधक शक्तियाँ क्या क्या हैं जो योजना को, ज्ञान को, जानकारी को, कार्य को ज़मीन पे होने नहीं दे रही हैं? 1-2 आप थोड़ा अपने अनुभव से बताइए, आखिर होता क्या है? ज़मीन पे जाके चीज़ें क्यों वो रूप नहीं लेती जो लेनी चाहिए? हम समय के साथ आधुनिक होते जा रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी जी, हम चाहते हैं कि अब गांव में भी मतलब लोग गांव में रहना नहीं चाह रहे हैं। गांव की मतलब जो सुख सुविधाएं हैं धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो शहर में जाना चाह रहे हैं। अब जो हमारे आंगन में गाय बैले भैंसें होती थी, वहाँ अब हमारे ट्रैक्टर खड़े हो रहे हैं। जहाँ हम लोग, हमारे रूम हुआ करते थे जहाँ हम लोग गाय भैंसों के लिए चारा रखते थे, वहाँ अब कॉम्प्लेक्स बना के किराए में दे रहे हैं। मतलब एक प्रकार की सभी एक व्यापारिक होते जा रहे हैं सर। मतलब अपने महत्वाकांक्षी और रोजगार के लिए ये सब अपने प्रकृति से खिलवाड़ करते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं। तो अगर गांव में किसी को रोकना है, मान लीजिए कि
हम चाहें कि गांव के लोग गांव में रुकें जी और ज़्यादातर हम भी गांव वापस चलें, जी तो क्या होगा गांव में? ऐसा क्या किया जाए कि वहाँ रुकने वाले रुकें? जी, ये गांव में सर सबसे पहले जो गरीब हैं, जो अपने जीवन स्तर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लिए योजना तैयार करना चाहिए कि उनको गांव में ही रोजगार मिले। तो एक तो जीविका पे काम करना हो जी, और दूसरे सर शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोग शिक्षित होंगे अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, तभी जाकर उनको विकास संभव हो सके। अपने गांव के बारे में महत्व समझेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, तो ये महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा। और सर तीसरी बात कहना चाहूँगा, शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, जो अभी भैया जी बोल रहे थे, स्वास्थ्य के लिए भी गांव में तो है जो शिक्षा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा सर। जैसे स्कूल की सुविधाएं तो है हमारे पास, शिक्षक भी हैं हमारे पास, और पढ़ाई भी हो रहा है, लेकिन उस स्तर पे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पे गांव में विकास होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित सुधार होना चाहिए। जैसे अच्छे एजुकेटेड टीचर तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खामियां हो रही हैं कि बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे नीट में बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत कम एजुकेशन जो फाइट कर पाते हैं, या उनकी समझ से कम है, या हम समझा नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा के संबंध में थोड़ा सी चर्चा होनी चाहिए थी। और दूसरा मैं कह रहा था सर, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें गांव में तो है उप स्वास्थ्य केंद्र, कई हर गांव में 2 से 3 गांव में एक गांव के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ लोकेलिटी डॉक्टर के लिए भी सुविधाएं हैं, पर वो महत्वपूर्ण इलाज नहीं हो पाते। लोगों को समझना पड़ता है कि इलाज के लिए थोड़ा दूर शहर में जाना पड़ता है, वहाँ भी सुविधाएं की जो कमी है उनको भी थोड़ा दूर किया जाना चाहिए। तो ये आपने 4 बातें, एक तो कहा जीविका पे काम करने की आवश्यकता है जी, ताकि उनके जीवन की जो ज़रूरतें हैं गांव में ही पूरी हो जाएं जी, और शिक्षा का स्तर थोड़ा और बेहतर गांव में किया जाए जी, स्वास्थ्य की सुविधाओं में थोड़ा और बेहतर जी करने का प्रयास किया जाए, जी, तब जाकर गांव में लोग रुकने की कोशिश करेंगे जी, और जब रुकेंगे तो गांव के प्रति जो लोगों की जागरूकता है बढ़ेगी सर, और विकसित होगा और विकास होगा सर। ठीक है। और कोई साथी क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या बाधक कारण क्या है? सर जैसे कि अभी बताया हमारे भैया जी कि एक तो है कि पैसा उनको उतना वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पलायन किया जा रहा है। तो इसमें यह है सर, योजनाएं तो बहुत सारी हो रही हैं और धरातल पर जा भी रही हैं वो, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। जैसे कि अब किसान हैं ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में, किसानी से जुड़े हुए हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि आप धान का खेती मत कीजिए, कुछ दूसरा खेती कर लीजिए। जैसे पहले करते थे रागी कोदो कुटकी, आप वो लगा लीजिए मैं मतलब क्या होगा सर? मैं तो भाई कभी देखा नहीं हूँ, वो तो मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी वो नहीं किए, मैं कभी नहीं किया, तो उसको मैं कैसे पता चलेगा मेरे को कि उसको हम कैसे करें कि वो अच्छा से हो। दूसरा ये है सर कि हमारे जो ज़्यादातर जो हैं धान की खेती करते हैं, उनको अनुभव है, उनका जो लाभ है वो जल्दी मिल जाता है। उनके जगह हम अगर दूसरा फसल लगा रहे हैं तो क्या लगाएं, और उसमें हम किस टाइप का खाद का इस्तेमाल करें, हमारा मिट्टी कैसा है, उसमें कौन सा फसल हो सकता है। अगर ये सब बताया जाए तो मेरे हिसाब से गांव में जो हैं और अच्छा किसानी सब लोग अच्छा कर लेते हैं तो रुक सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच रही है? पहुँच तो रही है सर, मैं बताया ना, पहुँच रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रही है, लेकिन उनको कितना मात्रा में वो देना चाहिए। अब मेरे को बता दिया कि अब जो भाई आपका जो ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन कमी है, मैं तो समझ गया नाइट्रोजन मतलब मेरे को यूरिया डालना है, या बता भी दिए वहाँ पे जो हैं कर्मचारी, तो वो बता भी दिए कि भाई आपको यूरिया डालना है। अब वो बताए कि भाई 1 एकड़ में आपको 1 बोरी डालना है। मैं तो ठहरा किसान भैया, मेरे को तो पैसा चाहिए, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, 1 की जगह 1.5 बोरी डालूंगा। मेरे को तो भाई मेरे को तो आके जो वेल एजुकेटेड हैं वो बताए हैं ना कि आप 1 बोरी यूरिया डालेंगे तो अच्छा होगा, तो मैं तो और ज़्यादा उत्पादन चाहूँगा ना, तो फिर 1.5 बोरी उसमें डालूंगा, ये बोल रहा हूँ सर। तो वो उनकी बताना चाहिए कि सुझाव देने से अच्छा है कि किसानों को पूरी विस्तृत जानकारी दी जाए। जी, अभी जो तरीका है वो सुझाव देने का तरीका है। जी, एक व्यक्ति गया है एक्सपर्ट की तरह, उसने जाके सुझाव दे दिया कि इतना डाल दो, लेकिन उसके पीछे का जो गणित है, जो सोच है, जिस कारण से उसने बोला है वो कारण नहीं बताते। जी, इसीलिए
किसान जो हैं उनको सुझाव पहुंच रहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुंच रही है, जो जानकारी उनको और सबल बनाए, उनको और बेहतर सोच पैदा करे। ठीक है जी। और किसी को लग रहा है कोई और कारण है जिस कारण से हमारे गांव में ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं? क्या कारण है? मतलब आज तो सरकार के पास मतलब गर्भ से लेकर अंतिम क्रिया तक के कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम तो कुछ 500, कुछ 700, कुछ इस तरह से हैं, लेकिन जब धरती पर हम उसका परिणाम देखने जाते हैं तो नहीं दिखता। तो जब आपके सामने कार्यक्रम आता है तो उसमें क्या मन में चलता है, क्या दिक्कतें समझ में आती हैं? सर, जो ना सरकार तो जो योजना चला देता है, हाँ, लेकिन जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में जैसे पानी रोकने के लिए कुछ ऐसी बनाया कि जो स्कूल में, सरकारी भवन में वो सब बना दिए अभी 2-3 साल में। लेकिन खाली सरकारी भवन कितना होगा गांव में? 3-4 स्कूल होगा, कुछ अलग अलग पंचायत होगा, ये जगह 2-3 जगह बना दिए, लेकिन गांव में कितना लोग होंगे? है कि नहीं? हर घर में वो सुविधा, वो जानकारी देते तो हर कोई वो घर के पानी की छत से जो पानी, हाँ, वही रोक देने से तो गांव में वो पानी नहीं रोकते। हर घर में सुझाव दिया जाए और वो दीदी लोग को भी बताए कि ये सब करना है। बोले हर कोई घर में, तो भी घर का पानी घर में और खेती का पानी खेती में रह जाए, तो ये मेरा सुझाव है। एक हमारे गांव में ऐसे हुआ है, जैसे जंगल के जितना जानवर है ना, सब कभी वो गर्मी के टाइम पानी के कारण तो गांव में आने लगे। तो 1-2 साल ऐसे हुआ तो जंगल के अंदर एक बड़ा सा एक तालाब जैसा बना है, तो वहाँ जैसे वो पानी जो मिट्टी बह ना जाए इसलिए भी पौधारोपण किया गया और वो तालाब भी बनाया गया। तो उसी कारण में जो जंगल में सूअर रहते हैं और जो जानवर जंगल एरिया में वो गाय बैला, वो भी भैंस सब रह जाते हैं। वो कभी कभी तो ये गर्मी टाइम शेर निकला ऐसे टाइप का भी बात होता था, लेकिन हमारे गांव में जो पानी के वो सुविधा किए हैं ना, इसलिए गांव में अटैक नहीं हुआ, जैसे बालू शहर का ये सब था, तो एक वो सुविधा हो गया है हमारे गांव। तो आप जैसे ये कह रहे हैं कि शिक्षा को और बेहतर करें, जीविका को और कैसे बेहतर किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को थोड़ा बेहतर किया जाए, ये साथी का कहना है कि आप हमको सुझाव मत दो, आप हमको जानकारी दो जिससे कि मेरी सोच, मेरी समझ विकसित हो। आप डॉक्टर की तरह मुझे दवाई दे देते हो कि ले जाओ खा लेना, लेकिन आप समझाते नहीं हो कि इस बीमारी में यही दवाई क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से ये दवाई दी जा रही है। तो हमको समझा दोगे तो मैं किसान हूँ, मैं समझदारी के साथ उस उर्वरक का इस्तेमाल करूँगा, ज़रूरत पड़ने पे मैं खुद कर लूँगा। आपका कहना है कि भाई ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं हो रहा है जी। एक गांव में कितना पानी रोकने की ज़रूरत है, एक गांव का आदमी 100 परिवार है, साल भर में कितना पानी धरती से निकालता है जी, उसके लिए कितना पानी वापस भेजना चाहिए, ये गणना किए बगैर हमने एक स्कूल के छत में एक पाइप लगा के नीचे पानी भेज दिया नीचे, और हमको लगता है इसी से पूरा गांव का पानी रिचार्ज भरपूर हो जाएगा जी। तो आपका मानना है कि ऐसे नहीं होगा, हर परिवार के हिसाब से देखा जाए और हर परिवार को समझाया जाए कि आप कैसे पानी रोक सकते हो। एक तो स्कूल के छत से भी रोक सकते हैं, बाकी रास्ते में सोखता बना के बाकी चीज़ों से कैसे रोक सकते हैं, ये कह रही हैं आप जी। अच्छा, और कोई कठिनाई, कोई बाधा समझ में आती है? सरकार के द्वारा तो योजनाएं आप जैसे बताए 500-700 होंगे करके सर, वो तो है और सारे किसान हित में ही है, जनताओं के हित में ही है, पर धरातल में इसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं होता है। कारण सर हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में जो हैं उन्हीं की लापरवाही दिखती है गांव में। तो जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले इसमें गोठान का बहुत अच्छा योजना था, गोठान का बहुत अच्छा योजना था और इसको जैविक करने के लिए बहुत अच्छा था किसानों के लिए, पर यह था ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों के भरोसे था।
क्रियान्वयन अच्छा से नहीं हुआ। एक टारगेट रहता था तो कई जगह तो खाद के नाम से बालू मिट्टी मिलता था, गोठानों में गए ही नहीं थे कई जगह में। तो एक स्तर पे आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो संबंधित विभाग है उसमें चूँकि बहुत सारे लेवल हैं, लगभग उसी में सर। मैं और आपको बताऊं कि फॉरेस्ट में भी मैं देखता हूं सर, मैं शुरू से देखता आ रहा हूं, मैं लगभग 25 साल से। फॉरेस्ट में भी हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, पर वो पेड़ शायद तक 2 साल ही रहता है, उसके बाद में नहीं रहता है। आखिर करोड़ों रुपया का खर्च करके लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, आखिर वो पेड़ जीवित क्यों नहीं होता है? आखिर उस पेड़ का जीवित नहीं होने के पीछे कारण कौन सा है? गवर्नमेंट के पास फंड है, फंड दे रहा है, बट वो पेड़ जिंदा क्यों नहीं होता है, बड़ा क्यों नहीं होता है? वो लगाते हैं। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम से, कई प्रकार के डेवलपमेंट के नाम से पेड़ का आधुनिकीकरण से कटिंग तो कर देती है, पर लगाने में ध्यान कहाँ है? लग कहाँ रहे हैं? और लग भी रहे हैं तो अगर क्या वो पेड़ जीवित हो रहे हैं? मैं यहाँ कहूँगा कि शायद तक पूरे छत्तीसगढ़ में 25 साल में कहीं कोई 2-4 एकड़ में बता दें कि पेड़ का एज बता दें, ये पेड़ 20 साल का है, 10 साल का, यहाँ इतना 1000 पौधा हम लगे हैं करके। क्योंकि मैं कई जगह घूमा भी हूँ, सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, किसान भी हूँ, तो कई जगह में जाने को मिला है, मैं देखा हूँ, इसलिए मैंने ये बोल रहा है। ठीक है। तो ये एक पक्ष तो ये है कि जहाँ योजनाएं बन रही हैं, जिस प्रकार से बन रही हैं, थोड़ा उसको और विस्तृत होना चाहिए, थोड़ा और ऐसा होना चाहिए जहाँ समुदाय के विषयों को, उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाए। दूसरा एक सच ये भी है कि पिछले 10-12 सालों में महिलाएं और समाज के लोग संगठित हुए हैं अलग अलग गांवों में, और बहुत मजबूत संगठन तैयार हुआ है। देश के लगभग हर राज्य में महिलाओं के ये संगठन 40,000 CLF हैं, जिसमें से 8,000 तो मॉडल CLF हैं। 10 करोड़ के आसपास परिवार जुड़े हैं। अगर उनका 5 से कर दिए तो लगभग 50 करोड़ परिवार हो जाएंगे। तो ये जो सामुदायिक संगठन है, जहाँ आप महिलाएं एक साथ आई हैं, अब समाज की बात कर रही हैं, विकास की बात कर रही हैं, तो अगर थोड़ा कमज़ोर है भी विभाग या उसके लोग थोड़ा परवाह नहीं भी कर रहे हैं, तो हम आप ऐसा क्या कर सकते हैं? समुदाय की भी तो जिम्मेदारी है। खेत तो आप ही का है, ज़मीन तो आप ही का है। जैसे आपने बांध बना दिया, ये इन्होंने स्टैगा बना दिया, वो दीदी खुद ही CLF सभी सरपंच बन गई, तो भाई सरकार तो आप ही हैं। छोटे स्तर पर देखें तो निचली सरकार जो सबसे हमारी पहली सरकार है, वो तो आप हैं। तो वहाँ पर समुदाय को कैसे साथ लाया जाए? क्यों नहीं समुदाय जुड़ रहा है? शिक्षा की बात है तो स्कूल में जाके, मतलब ये नियम है कि भाई पालक शिक्षक बैठक होगी, उसमें पालक जाएंगे, देखेंगे, शिक्षक के साथ बात करेंगे। मान लीजिए वन विभाग ने वन समिति बनाई है, वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हैं, जाके वन देखेंगे पेड़ लगा कि नहीं लगा। समूह बने हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के चीज़ें बनी हैं। समुदाय वहाँ जाने से क्यों इच्छुक नहीं रहता? वहाँ समुदाय का मन छोटा क्यों हो जाता है? हम दूसरे को तो ठीक है, वो तो जो दूर बैठा है उसने बनाया उसको कह रहे हैं, हम ही अपने गांव में बगल में जाके या देखने में ऐसा क्या दिक्कत आती है? उसमें ये है सर, जैसे आपने कहा कि साला समिति जैसे है, ठीक है, वन समिति जैसे है, लेकिन वन समिति में या साला समिति में उस टाइप के लोगों का चयन नहीं हो पाता है जो जिम्मेदार हो, जो समझे, लोगों को समझा सके। ऐसे लोगों का समिति में भी चयन नहीं हो पाता है। नहीं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि साला समिति है, वन समिति है या अन्य समिति भी जो हैं, वो समिति ही अगर ढंग से अगर कार्य करे तो ये समस्या नहीं देखने को मिले। लेकिन वहाँ भी है कि जिम्मेदारी पूर्ण लोगों को जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं मिलती है, लोगों को कन्वेंस कर सकें ऐसे लोगों को नहीं मिलती है, लोग ऐसे लोगों को नहीं मिलती है कि 2-4 लोग उनकी बात को समझें। एक टीम बना के एक फॉर्मेटली निभा दिया जाता है, भाई यहाँ पर ये हो गया है।
ठीक है। एक तो इनका कहना है कि जहाँ चुनाव हो रहा है, समितियाँ बन रही हैं, वो उसमें ही ऐसे लोग चुन दिए जा रहे हैं जो इच्छुक नहीं हैं, उत्साहित नहीं हैं। आप लोगों का क्या अनुभव है, ख़ासतौर से दीदियों के हाथ में जो मसला है आजकल? जैसे गांव में ना सही ढंग से जानकारी नहीं मिलती, जो भैया बोल रहे हैं ना समिति की तरफ से, सही बात है। क्या है, गांव में सही से जानकारी नहीं मिलते हैं और किसान लोग को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, बहुत कम। क्या है, जो शहर के किनारे किनारे रहते हैं वही कुछ किसान को मिलता है, जो अंदर गांव में रहते हैं उनको अंदर तक कोई जाता ही नहीं है। जो जिस एरिया पे मैं रहती हूँ, नक्सलाइट के नाम से जाना जाता, जितने भी अंदर के किसान हैं उन तक सही ढंग से जानकारी मिलती ही नहीं है। तो आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव ये है, गवर्नमेंट से जो इतना पेड़ पौधे लगाने का खर्चा करे, पेड़ पौधा बच नहीं रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे किसान भाई है उनको फलदार पेड़ जो दे। जानकारी के बाद आप बोल रही थी कि रोड के किनारे जानकारी जा रही है, अंदर नहीं जा रही है। हाँ, तो अंदर जानकारी पहुंचाने का क्या तरीका है? वो तो जैसे कि हमारे गांव पंचायत में है, सब जगह शिविर लगाए। शिविर लगाने से क्या, सब पूरे गांव के लोग आएंगे। अंदर अंदर गांव में शिविर लगना चाहिए, अच्छे से सबको जानकारी देना चाहिए, खेती बाड़ी के बारे में, पशुपालन के बारे में। तो उस कारण से सब किसान को जानकारी मिलेगा, भाई ये योजना है, तब तो किसान लाभ उठाएगा उस चीज़ का। तो शिविर में गांव वाले चाहिए। शिविर मान लीजिए लग गया, नहीं तो शिविर गांव पे लगाइए ना, तब तो गांव वाले को जानकारी मिलेगा। आप शहर मतलब मान लीजिए शहर के आसपास गांव में शिविर लगता, अंदर अंदर गांव में तो शिविर लगता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ तो कोई जाते ही नहीं ना, डर के मारे। तो जानकारी पहुंचाना है हाँ, तो थोड़ा एक कदम आगे और हाँ, फिर उनको अंदर मदद के की गाँव भी तक जरूरत पहुंचना पड़ती है। जैसे कि खेती बाड़ी तो करते हैं धान का, उधर सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, दूसरी चीज़ की खेती होती नहीं है। उनके पास बीज भी होना चाहिए, क्या खाद डाले वो भी जानकारी होना चाहिए। कितना गांव है जो जंगल में नदी किनारे है, पानी है, लेकिन खेती नहीं कर पाते, जानकारी नहीं है। उनके पास कितनी चीज़ की सुविधा ही नहीं है, बाल्टी भर भर के पानी ले जाते हैं। मैं खुद देखी हूँ, कुछ कुछ गांव में हम लोग पिकनिक उकनिक खाने जाते थे, तो वो क्या करते थे, फसल करते हैं ना, तो पानी जैसे कम पड़ता है तो बाल्टी भर भर के कावर करके ले जाते थे, कंधे पे बांस का वो बना के। तो इस टाइप का है। आप लोगों में से और कोई? दीदी कुछ कहते चाहते? सर, जो भीतर की जानकारी देने के लिए जैसे समूह बना हुआ है, अभी समूह बना, बाद में गांव में ग्राम संगठन बना है। ग्राम संगठन में ऐसी 20-25 ऐसी SHG को लेके ग्राम संगठन बना है। ऐसी मतलब 25-30 से एक ग्राम संगठन को लेके एक CLF बना है। तो हम लोग ये जानकारी एक CLF में मतलब BO के पदाधिकारी जाते हैं CLF में, इसी मेंबर होके, तो वही लोग को ये सब जानकारी हम लोग दे, तो वो दीदी अपना अपना ग्राम संगठन में जाके बताए। वहाँ के जो समूह दीदी और ग्राम संगठन में जा रहती है, तो वही दीदी अपना अपना समूह वहाँ के बता सकती है। तो आपका सुझाव है कि अगर मान लीजिए कोई गांव तक नहीं जा रहा है तो हमारे CLF में बता दो। CLF के 10 दीदी 10 गांव से जुड़ी है, उस 10 गांव में फिर 10-10 SHG है, तो ये बात धीरे धीरे हमारे गांव बढ़ सकती है। अब महिला को ज़्यादा वो पानी हो या जो खेती करना हो, ये सब ज़्यादा महिला के ऊपर ही निर्भर है। ज़्यादातर महिला को ही ज़्यादा पानी का दिक्कत होता है। घर में खाना बनाना, कपड़ा धोना, हर चीज़ का महिला को ही ज़्यादा ज़रूरत है। पुरुष तो खाना बना दे, वो नहाने के लिए ज़रूरत है, खाना बना देने आके खाती है। तो महिला को ज़्यादा परेशानी है पानी का, तो ज़्यादा पानी के लिए महिला को ज़्यादा वो ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। पानी की जो कमी है उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई जूझता है तो वो महिला ही है। वो पीरियड आने से भी वही महिला को ज़्यादा, तो खेती के समय पानी ढूंढता है, लेकिन महिला को तो हर सुबह से शाम तक के लिए, बच्चे को नहाना हो, सब कुछ के लिए, मतलब सुबह से लेकर शाम तक सोते तक पानी की ज़रूरत है। ठीक, तो अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, मैं एक बार इसको थोड़ा दोहरा देता हूँ। अगर मैं कहीं छूट जाऊँगा तो आप लोग जोड़ भी देना। हम लोगों ने अपने अनुभव रखे। आज से कुछ वर्ष पहले जो हमारे नदी का स्वरूप था, जो जंगल का स्वरूप था, खेत थे, जो कीड़े मकोड़े, चिड़िया के अलग अलग प्रकार से हम जो जीवन जी रहे थे, हमें लगता है कि हम वापस उसी तरह की हरी भरी प्रकृति को हासिल कर लें। साथ में
चुनौतियां भी हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जीविका की ज़रूरत है और लोग जंगल भी धीरे धीरे काट रहे हैं, खेतों में तब्दील कर रहे हैं। खेती हो रही है तो वहाँ रासायनिक खाद है, आधुनिकता के नाम पर हम रासायनिक खाद और ट्रैक्टर और अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो पारंपरिक तरीके थे और जो आधुनिक तरीके हैं ये दोनों आपस में कहीं पर मेल नहीं खा रहे हैं। इनके बीच एक विरोधाभास बना हुआ है। गांव के जो पुराने लोग हैं कहते हैं नया तरीका नहीं अपनाएंगे और जो नए वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई पुराना तरीके में तुम्हारे कुछ विशेष महत्व नहीं है। जहाँ जहाँ हम लोगों ने खुद काम किया है, चाहे वो इन्होंने छोटे छोटे तालाब पोखर डबरे बनाए हों, इन्होंने बनाया हो या बाकी लोगों ने काम किया हो, वहाँ बदलाव दिख रहा है। सरकार के लिए जो योजनाएं हैं गांव तक पहुंची हैं, जानकारी में हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो चाहिए, जो परिणाम चाहिए, वो परिणाम तक उस योजना की देखरेख नहीं की जा रही है। शुरुआत हो रहा है। आपने जैसे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुरुआत में प्रतिभागी बनने के लिए सोशल मीडिया पे नाम कर दे रहे हैं, लेकिन उसको अंत तक नहीं देख रहे हैं। पानी अगर करना है तो गांव वालों की ज़रूरत के हिसाब से पानी का बजट बनाओ, फिर कितना पानी वापस ज़मीन में देना है ये सोचो, उसके लिए कितना कुछ करना होगा ये सोचें। तो दूसरी तरफ है कि सरकार की जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करें और दीदी का कहना है कि हम भी संगठित हैं समुदाय के तौर पर। अगर आप गांव नहीं पहुंच पा रहे हो तो हम अपने संगठन के माध्यम से आपकी बात गांव तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास CLF है, हमारे पास VO है, हमारे पास SHG है और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे हो सिलेक्शन गलत आदमी का हो गया या कमेटी में गलत बन गई, तो उस समय हमको भी आगे आना होगा। समुदाय को भी 2 कदम आगे बढ़ के ये बातें बतानी पड़ेगी। इंतज़ार जब तक आप करोगे तब तक नुकसान हो चुका होगा। अब हमारे इतने साथीगण यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर कोई 1-2 प्रश्न पूछना चाहता है तो हम लोग आमंत्रित कर लेते हैं। इतनी बातें सुन के इसमें से भी किसी साथी के मन में कोई प्रश्न आया होगा तो 1-2 प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आखिर ये इनके दिल में क्या चल रहा है ना। सिखाना भी था ना थोड़ा थोड़ा, है। कोई साथी, कोई प्रश्न? सर यहाँ एक वो है, अपना माइक था ना यहाँ वाला। थैंक यू। सबसे मेरा नाम मनमीत है, मैं MBA 25-27 बैच का छात्र हूँ। जी अमित जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें रूट्स के साथ जोड़ा है। मेरा प्रश्न है नंबर 3 जो सर हैं उनसे कि आपने अभी क्लेम किया था कि जो आपने ऑर्गेनिक तरीके से गौमूत्र का यूज़ करके या फिर नीम कोटिंग के थ्रू जो आपने फसल उगाई थी, उसकी जो उपज है, जो यील्ड है, वो एकदम बराबर थी उनके जो कि रासायनिक तरीक़ों से जो उपज होती है उससे। तो आपने ये कैसा किया? क्योंकि यूजुअली ऐसा हम मानते नहीं, यूजुअली एक हवा है इस चीज़ की कि ऑर्गेनिक से चलो क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन जो क्वांटिटी है वो शायद कम हो जाती है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप थोड़ा इसके बारे में क्वांटिटी उपज में थोड़ी सी फ़र्क पड़ती है भाई। अगर कोई 1 एकड़ पे आप रासायनिक से अगर 30 क्विंटल की उपज ले रहे हैं धान की तो एकदम 30 क्विंटल प्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी फ़र्क पड़ती है लेकिन इतनी फ़र्क नहीं पड़ती है कि आपको लॉस हो। अगर 30 क्विंटल आप प्रति एकड़ अगर आप धान का उपज ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक में भी आप 20 से 25 क्विंटल का लगभग आप उसका उपज ले सकते हैं। धान का बता रहा हूँ एक जो चीज़ जैसे हमारे साथी ने पूछा, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप जिस खेती में हैं जी,
उसका अनुभव कि ये मैं जानकारी के बता रहा हूँ कि गेंदे की खेती करते हैं ये, और छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े गेंदे के उत्पादक हैं। 3 से 4 एकड़ में ये गेंदा करते हैं और अलग अलग शहरों में रायपुर तक को ये सप्लाई करते हैं। तो गेंदे की खेती में आपने जो रासायनिक से जैविक की तरफ आपने कदम रखा, उस अनुभव के आधार पर बताएं ताकि हमारे साथियों को एक समझ बने कि आप जो कह रहे हैं उससे एक किसान कैसे, उपज अगर कम होती तो किसान कैसे फिर उस समस्या से जूझता है। जैसे हमने धान का रोपाई किया, पहले अपन नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद मता के फिर अपन धान का रोपाई करते हैं। रासायनिक विधि से भी अगर करते हैं तो सेम यही प्रक्रिया करते हैं। जब रोपाई करते टाइम में अपन डीएपी और यूरिया का लगभग यूज करते हैं या सुपर फास्फेट का यूज करते हैं। उसी टाइम में अपन जैविक खाद जो बना के रखे हैं, सेम वही जैविक खाद को उस सेम टाइम में करना है। जब अपन धान लगा लिए हैं 10 से 12 रोज 15 रोज लगभग हो गया है, जब धान लगाए हैं, जो नर्सरी खड़ा हो गया है, तब अपन फिर से जैविक खाद का यूज कर सकते हैं। मतलब धान रोपाई से लेकर कटाई तक का में आप जिस हिसाब से रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, उसी सेम प्रोसेस में अपने को जैविक खाद का भी उपयोग करना है। उसको आप नॉर्मली छिड़काव करते हैं, काहे कि अपन जैविक बनाते हैं वो तरल रहता है, तो उसमें अपन मग्गे से उसमें छिड़काव कर सकते हैं। और साथ में और बेहतर है इसके लिए सरसों खली का हो गया, महुआ खली का हो गया, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मूल प्रश्न का जवाब ये है कि इसे ये जो एक कम मिनट होता सर, है। एक और बात करनी है जी बोलिए नहीं अपने बता दीजिए। इसे जितनी अपने को डीएपी से अपने को लाभ होगा, उतना ही लाभ, उतना ही जो धान में कंसा जो आने की संख्या है उसका बढ़ोतरी उतना ही होगा उसमें, जिससे आपके उत्पादन में फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा अगर आप इसको प्रोसेस करके अगर ऐसे ही इच्छुक लोगों को अगर बेचते हैं, आप इसका राइस बना के अगर प्रोसेस करके बेचते हैं, तो आज नॉर्मल पतले धान का रेट लगभग 60 रुपया से 70 रुपया है। लेकिन आप इसको बेचते हैं तो मेरे यहाँ कई समूह भी अभी काम कर रही है जो 100 रुपया से 120 रुपया 150 रुपया तक प्रति केजी बेच रही है। वो ऑर्गेनिक में बेच रही है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। उसमें उन लोग से सुगंधित वेराइटी रखे हैं, जवा फूल हो गया, जीरा फूल हो गया, दुबराज हो गया, ऐसे देसी वेराइटी को रखे हैं। तो ये दो बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन जो सस्टेन करेगा वो लैंड सॉइल की क्वालिटी, उससे अगर कंपेयर करो तो नुकसान नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो यूज़ का तरीका है वो भी आप डीएपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस या डीएपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी समझ के हिसाब से डालेंगे तो प्रोडक्शन उतना बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अगर एक स्टेप और किसान आगे बढ़ जाए, प्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दे, धान बेचने के बजाय वो चावल बेचने लगे, तो जो नुकसान यहाँ है वो नुकसान भी वहाँ पूरा हो जाए। तो इनका ये मानना है कि थोड़े से अगर सर क्या लागत में भी कमी होती है जैविक? क्योंकि अगर आपकी अगर उपज कम हो रही है और अगर लागत कम हो रही है तो आपका फायदा उतना ही है। सर रासायनिक में अगर जाते हैं तो खर्च ज़्यादा आता है भाई। आज डीएपी अपन लेते हैं तो लगभग 1800 आसपास के लगभग रेट हैं। आइडिया मुझे नहीं है चूँकि मैंने लिया नहीं है। और यूरिया भी गवर्नमेंट रेट तो लगभग 266 रुपये लगभग है, लेकिन मार्केट में 600-700 रुपये में मेरे एरिया में मिल रहे हैं। अपन 1 एकड़ में लगभग के लगा रहे हैं तो मोटा मोटी आपको खाद का ही मैं बता दिया 25 से 3000 तक के लगभग बता दिया। लेकिन अगर जैविक में अगर करते हैं अपन तो खाद में समथिंग, अगर कोई किसान गाय रखा है तो गौमूत्र और गोबर घर में मिल जाएगा। लगभग गुड़ एक एकड़ में 2 किलो का गुड़ लगना है, लगभग 70 से 80 रुपया का गुड़ लग जाएगा। और कहीं से अगर सरसों का खेती किया है, तेल अगर किया है तो सरसों का खली भी घर पे ही मिल जाएगा। अगर खरीदेगा फिर भी से 10 से 15 रुपया केजी में मिल जाता है। वो भी प्रति एकड़ में लगभग 5 केजी का उपयोग कर सकते हैं। महुआ का खली भी इसी प्रकार से है। लगभग जो गांव एरिया में है, जो जंगल क्षेत्र में है अपन है, तो लगभग हर किसान महुआ बीनता है, तो महुआ का खली भी घर पे मिल सकता है।
तो एक अगर एवरेज निकालें अपन मोटा मोटी से, तो 300-400 के अंदर में, 500 के अंदर में अपना जैविक खाद तैयार हो सकता है, जो 2500 के आसपास लग जो रहा 2500 के लगभग का खर्च आ रहा है। तो एक तो आपको इस तरफ से आपको लगभग 2000 का प्रॉफिट हो गया। अगर उधर से आपको नुकसान हो भी रहा है, आप 3100 रुपया क्विंटल अगर बेच भी रहे हैं, उसमें आपको एक बराबर उपज नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका इधर भी थोड़ा सा बचत हो जा रहा है। ठीक, एक और कोई प्रश्न है कोई? सर मैं ये विषय में एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, जैसे रासायनिक और जैविक, जैसे हम अचानक कुछ चीज़ में बदलाव लाते हैं तो थोड़ा कम ही हो जाता है। जैसे रासायनिक भी धीरे धीरे आते गया तो किसान भी लगाते गए, इधर जैविक लगाए और रासायनिक, दोनों तरफ से ना धीरे धीरे वो बदलाव ला सकते हैं तो सही उपजाऊ मिल सकता है, मेरा कहना है। तो एक ही बार रासायनिक भी बंद कर देने से भी लोग को पहले साल ज़्यादा कम होगा, हाँ, फिर धीरे धीरे हम उसको बदलाव ला सकते हैं, धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। जी, मैं दाहिनी तरफ से जो चौथी मैडम बैठी हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि सब जमीन से पानी लेमन है, कौन देमत ना। तो और उसके बाद उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके से जल संरक्षण जो ग्रामीण स्तर पर हो रहे हैं उनके उस बात को छुआ था। तो मैं उसी बात पे क्या आप विस्तार से बात कर सकती कि क्या और अलग अलग तरीके हैं जो ग्रामीण स्तर पे जल संरक्षण या उसको पुनः भरने की प्रक्रिया में काम किया जा रहा है? जैसे सूखा बोर है उसमें 100 फीट बना सकते हैं। सूखा बोर है उसमें 100 फीट का सही, जैसे सूख गया है बोर उसमें वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जैसे और हम लोग जो बनाए हैं ना परपोलेशन टैंक, उसमें इंजेक्शन वेल भी किए हैं, उससे जल संरक्षण में काम आते। जैसे हम लोग पानी लेवा था लेकिन देवत तो नहीं है ना, है नहीं, तो और सोख्ता गड्ढा से भी जल संरक्षण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये कहनी कि गांव में अक्सर जब कुएं सूख जाते हैं तो बहुत से लोग उसमें कूड़े ऐसे कि कोई फालतू चीज़ भर के उसको भर देते हैं। इनका कहना है उसको भरने के बजाय सोख्ता बना दो। उसको उसमें जब आप भर रहे हो तो ईंट के साथ, ये पत्थर के साथ रेत मट्टी, सोख्ता का जो प्रक्रिया है आप वैसा बना दोगे तो उसी कुएं की मदद से वापस पानी रिचार्ज धरती में चला जाएगा, उसको ऐसे ही किसी कूड़े से बंद करने के बजाय। दूसरा है कि जो वाटर शेड के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो आमतौर पे कभी कभी डिपेंड करता है कि टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कितना है, आपका जो रेनफॉल हो रहा है कितना है, वाटर की वेलोसिटी कितनी है। लेकिन गांव में जो प्रक्रिया में चलन है वो ये है कि रिच टू वैली ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ से पानी गिर रहा है उसमें इस पानी की स्पीड, मात्रा और मिट्टी के प्रकार को देखते हुए अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं। चेक डैम बनाए जा सकते हैं, स्ट्रेकर ट्रेंच बनाए जा सकते हैं, खेत बंदी कर सकते हैं, खेत बंदी कर सकते हैं, बंधिया खेत के चारों तरफ बांध बना सकते हैं। आप बताइए भाई साहब, कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? जी, मैं क्योंकि रोजगार सहायक हूँ सर और इस फील्ड में काम करते हैं हम लोग, तो इसी संबंध में बताना चाहूँगा। आदरणीय भीम सर आदर भी हैं, हम इनके साथ भी मिलकर कई काम किए थे सर, जो आज भी हमारे ग्राम पंचायत में। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा अलग से ऐड करना चाहूँगा। सर जी जब थे तो हमारे गांव में जैसे महिला समूह की बात कर रहे थे, उसी टाइम में हम लोग 36 सुअर सेट बनाए थे सर महिलाओं के नाम से जी, जो आज भी आजीविका के क्षेत्र में, इसमें प्रॉपर सर के सहयोग के साथ हमने ट्रेनिंग किया था सभी महिलाओं को। प्रॉपर हमने RCT के माध्यम से ट्रेनिंग किया था सर। हमारे गांव में कई बार विजिट किए थे। तो प्रति महिलाएं एक, क्योंकि सुअर ऐसा चीज़ है सर तो महीने में 2 बार बच्चे देती है, और 1-2 बच्चे नहीं सर 12-12 बच्चे देती है एक सुअर। तो एक सुअर अगर छोटा 15 दिन में उसको बेचते हैं तो लगभग एक सुअर की कीमत 2000 रुपये आती है छोटे बच्चे की। अगर उसको बड़े मांस में बेचें तो वही सुअर 12000 के आसपास बिकता है सर। आज भी हमारे गांव में ऐसे 36 में से सर 10-15 ऐसे महिलाएं हैं जो प्रति महीना 3 से 4 लाख रुपये आमदनी कर रही हैं सर आज भी। तो सर जो क्वेश्चन पूछे थे WACT के बारे में, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे गाँव में एक पहाड़ होती है, फिर एक समतल ज़मीन होता है, फिर और उसके नीचे ज़मीन होती है सर। तो हम लोग गांव में पानी की समस्याएं जो है सरकार की तरफ से काफ़ी नल जल योजनाएं गांव-गांव घर-घर लग चुके हैं।
फिर हम लोग कई प्रकार के मतलब बोर हैं, कई ज़मीन से पानी ले रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पहले 10 साल कराते थे सर, तो 100 फीट में पानी आ रहा था, अभी 500 फीट में भी। पहले गांव के लोग जो पहले पानी लेने जाते थे, अब की जो पानी घर में आ गया। तो पहले जो पानी लेने जाते थे तो गांव के लोग को नदी तालाब इसमें पानी लेके आते थे, तो लोग को पानी का महत्व पता था। अच्छा। कि पानी का कम यूज करने का। तो अभी घर में आ गया पानी, तो लोग बिना मतलब का पानी की यूज करने लगे। ज़्यादा वो कपड़ा धोना हो, जो कुछ भी करना हो, मतलब बिना मतलब का, जो बिना मेहनत का है, तो जितना जैसे बहाना आए वैसी बाहर है, तो पानी का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए गांव में क्या है, बरबल वो किए कि हम लोग ज़्यादा खेती करें, 2 फसल करें, तो उसका जितना पानी का ज़रूरत होता है उसी हिसाब से नहीं करके जितना बह जा रहा है कहीं भी ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। वो पानी का ऐसे करे कि गांव के जो किसानी हम लोग दादा लोग हैं, जो पानी का हम लोग छोटा सा डोबरी बनाए, डोबरी बनाने उसमें हम मछली पालन करें, उसमें भी 2 पैसा हम आमदनी कर सके, और वो बतख पालन भी कर सकते हैं, वहाँ भी पैसा कमा सकते हैं। और गांव में ज़्यादातर जनसंख्या, और कई जगह में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हम पेड़ पौधा सबको ऐसे काट रहे हैं ज़मीन के अभाव कारण से, ज़्यादा खेती करने के लिए। वो चीज़ नहीं करके, मतलब वो भी है रोज़गार नहीं मिलने के कारण, तो खेती करना है ये समझ के, तो हम लोग जहाँ खेती नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग पौधा भी लगाए। पहले के जैसा वो पेड़ नहीं काटते थे, तो हर टाइम बरसात में अच्छा पानी गिरता था, जो गर्मी टाइम ऐसी अच्छा गर्मी होता था। अभी ऐसे नहीं है कि गर्मी के टाइम भी बरसात में भी कभी कभी बरसात नहीं होता है, उसी कारण खेती अच्छा से नहीं हो पा रहा है। चार लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस या अनुभव है? जो दीदी पानी के बारे में बताए हैं, जो जानकारी दी हैं, हर गांव की समस्या थी पहले। अभी तो सब घर घर में पानी का नल वगैरह कलेक्शन लग गया है कि गवर्नमेंट उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो लेकिन जो गांव में जहाँ तक पहुँचा नहीं है पानी का, नदी नाला से पी रहे हैं, अभी भी ऐसा गाँव है हमारे बस्तर में, तो वहाँ तक तो ये योजना पहुँचा नहीं है। और दूसरी बात जो दीदी बोले पेड़ काटने का, ये जो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं जिनके पास ज़मीन है, वो और ज़मीन को बढ़ाने के लिए और पेड़ काट रहे हैं। उसके बाद जो हमारे बस्तर में जो फसल होती है, चार की, आपकी कोसम की, जो भी वन का सामान जो आता है मार्केट में, लाख वगैरह का, उस कारण से भी बहुत पेड़ काटे जाते हैं। चार हुआ, चार का पेड़ ही काट के चार बेच देते हैं, और चार तो बचता ही नहीं जो पक्षी खाएं। जो बचता है तो वो मार्केट में चला जाता है, ऐसे ही बेचते हैं दोना में करके जो लेडीज़ लोग हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना होता है। सब साल भर इंतजार करते, कुछ फसल हो, कुछ बेचे, कुछ खाए, सब अपना आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो हमारे जो पक्षी है, पशु है, उनको कुछ मिलता नहीं है खाने को, जो पेड़ को ही काट देता है। और पेड़ तो बिल्कुल लगाते ही नहीं है, बीज भी नहीं रहता है जो कोई बोएगा। तो मेरा मानना ये है, जैसे खाते हैं उसमें से कुछ बीज, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट वाले हैं, कुछ बीज गांव वाले को बांटें कि भाई इसमें गोला बना के मिट्टी का, बरसात के टाइम आप हर गांव में बीज बांटे कि सब भाई सब तो खा ही रहे हो, सब अपने तरीके से बीज को मिट्टी में डाल के सभी जंगल में सब
छींटे, जैसे आम होता है, आम तो गुठली भी बिक जाता है, आमचूर भी बना के बेच देते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, और जो बचता है तो हम खा जाते हैं, मार्केट में आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ का बीज वन विभाग की तरफ से गांव-गांव बांटा जाए, महिला समूह को दे, उसमें क्या उनको रोजगार भी मिल जाएगा, हमारा जंगल भी बचा रहेगा, हमारी जो पानी का समस्या है वो भी कम हो जाएगा। सब तरफ से क्या है, बरसात के टाइम में पेड़ ज़्यादा पानी मांगता नहीं है तो उग जाएगा, है ना, किसी को पानी डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तो हमारा जंगल भी अच्छा हरा भरा रहेगा, हम सब अच्छे खा भी पाएंगे, पशु पक्षी भी अच्छे से रह पाएंगे, और हमारा जंगल हमेशा हरा भरा ही रहेगा। ये मेरा इच्छा है। तो आप ये कह रही हैं कि ये जंगल तो कटे ही हैं, साथ में बाजार पहुंचा है गांव में, हाँ। और बाजार ने फलों के बीज तक को नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं छोड़ा। बाजार उसको भी हाँ। लोगों से ले लेता है अब, तो जो बीज वापस धरती में जाते, वहाँ से कुछ पेड़ जी, बनते, उनकी संख्या भी कम हो गई। आम है तो आम की गुठली तक बाजार में जी बिक रही है, आम की, इमली की। तो आप कह रहे हो कि ये बीज अगर वापस जाने लगे, क्योंकि बीज रहता ही नहीं है ना सर, सब तो बिक जाता है, सब अपना 2 पैसे के लिए बेचते हैं, सबकी मजबूरी है, सबको कमा के खाना पड़ता है ना, सबके पास तो जॉब है नहीं, है ना, तो इसलिए सब अपना ज़िंदगी उसी से चलता है कि चलो इमली हुआ तो इमली बेच दो अलग, बीज अलग बेच दो, 2 पैसे ज़्यादा मिले, तो उस कारण से कुछ बचता ही नहीं। तो ये एक समस्या जी आपको लग रही है जंगल कम होने के पीछे एक कारण ये भी। पहले क्या पेड़ पे फल होता था तो हम भी खा लेते थे, मार्केट भी चले जाता था, पशु पक्षी भी खा लेते थे, तो बीज क्या है, पक्षी इधर से उधर हो जाता था तो पेड़ रुक जाता था। अब तो कोई पेड़, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लगा के छोड़ दिए, लगाए तो लगाए, नहीं तो नहीं, सेल्फी खींच लियो, हो गया। सेल्फी, आजकल का ज़माना सेल्फी है, कुछ भी करें, हम भी कुछ भी करें, खाना खाए स्टेटस में डाल दिए, कहीं गए स्टेटस में डाल दिए, अब बस वही तो चल रहा है। तो अब ये कह रही हैं कि एक पेड़ माँ के नाम पर बचाव की जगह, चूंकि लगाव है तो लगा के हमने फोटो खींच के सेल्फी डाल दिया। हाँ, सेल्फी भी डालो ना, मैं ये साल लगाई थी, ये साल में इतना बड़ा हुआ, अगले साल इतना बड़ा हुआ, है ना, मैं ये पौधा को इतने साल से संभाल के रखी हूँ, ऐसा डालो ना। सेल्फी डालना है तो पौधे की उम्र दिखाओ। हाँ, उम्र दिखाइए कि माँ के नाम पे जो लगाया वो कितना बड़ा हो रहा है। अच्छा जी, तो आप कह रही हैं कि योजनाएं हैं जी, सरकार की इच्छा तो अच्छी है जी, लेकिन ये है कि वो जो भावना है, मूल भावना जो पेड़ लगाने के पीछे है, चूँकि माँ के नाम से है तो शायद सरकार ने सोचा होगा कि माँ से आदमी जुड़ा होता है तो माँ के नाम का पेड़ बचा पाएंगे, लेकिन हमारी भावनाएं थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं जी, और फ़ोटो खींचने तक ही सीमित हो गई, जस्ट मोबाइल तक ही है, मोबाइल तक ही, सोशल मीडिया तक है और बाकी कुछ नहीं है। आप पर्यावरण को और इस तरह की चीज़ों को कैसे देख रही हैं अपने गांव, अपने आसपास के क्षेत्र में? आजकल प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से भी पर्यावरण ये हो रहा है, और हम पैकेट वाले जो चीज़ खाते हैं फेंक देते हैं, उससे भी प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, और ध्वनि प्रदूषण से भी हो रहा है। आजकल शादियों में डीजे का उपयोग किया जा रहा है, और जैसे बर्थडे पार्टी वार्टी में भी इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और हमारे आसपास प्लेट है, उसको फेंक दिया जाता है, उसकी सफाई नहीं किया जाता है, उसके लिए भी सफाई अभियान चलाया जाता है, वो भी सिर्फ फोटो में ही रह जाता है। फोटो से आप लोग को बहुत दिक्कत है फोटो उसका मतलब निदान नहीं किया जाता, बस खिंचवा दिए हो गया, उसे कड़ाई से पालन करना चाहिए,
ताकि तभी हमारे देश में सब साफ सफाई रहेगा, प्रदूषण कम होगा, इससे प्रकृति पर्यावरण मतलब साफ रहेगी। ये मेरा ये वो कहना प्लेट है। है जो थर्मोकोल और प्लास्टिक की बनी होती है। जी दोना जो पेपर पत्ते वाला है जी वो तो उससे दिक्कत नहीं है, दोनों से पत्ता वो तो जमीन में मिट्टी ये में हो मिल जाता, खाद बन जाता है। लेकिन जो थर्मोकोल की बनी हुई है या दूसरे ऐसी वस्तु की बनी है जो नहीं गल रहे हैं जी उसकी बात। तो एक प्रदूषण आप कह रहे हो कि एक तो प्रदूषण है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण आप कह रहे हो कि हमारे जीने का तरीका बदला है और हम अब उत्सवों को पारंपरिक तरीके से मनाने के बजाय कुछ नए चीज़ों ने उत्सव में जगह ले ली है, डीजे वगैरह ने, और डीजे का जो साउंड रखा जा रहा है वो ऐसा रखा जा रहा है कि ध्वनि इससे तो लोग भी मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है। हार्ट अटैक भी आ जा रहा है। जी बहुत जगह ऐसा हुआ हो है? रहा है जी। अच्छा, मैं जल संरक्षण के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज तो जमीन से हमन पानी लेवत हन, लेकिन जमीन ला पानी तो कोई देवत नहीं है सर, है नहीं। तो हमन हाँ एक बारे में हमन हाँ कुछ योजना बना है सर, टीआई के सर मिल के पंचायत बॉडी मिल के हम लोग जल संरक्षण में बहुत अच्छा काम करे हैं। हमन हाँ पहाड़ी इलाका में ना परपोलेशन टैंक बनाए हैं, बीच छोटे छोटे एससीटी बनाए हैं जिसमें हम लोग वृक्षारोपण किए हैं। और जो पहाड़ी इलाके बारिश के पानी ना सर जो आते वो है एससीटी के माध्यम से परपोलेशन टैंक में इकट्ठा होते, जेकर से हम सिंचाई भी कर सकथन और डबल फसल भी ले सकथन। जैसे पहले हमन सिंचाई करत रहें तो धान के फसल लेवत रहें, लेकिन हमन अब गर्मी के दिन में ना हमन रबी के फसल भी ले सकथन, जैसे दलहन तिलहन ये सब हमन ले सकथन। आपने अपने क्षेत्र में किया है ये? हाँ अपने क्षेत्र में किया हूँ। और अनुभव कैसा है? और इससे ना जो टैंक बनाए हैं ना उससे ना हमारे गाँव मल्ला ना वो मतलब फ़ायदा रोजगार भी मिली से, और जो अभी दलहन तिलहन लगाए हैं ना ओकर से मतलब ओकर आजीविका भी बढ़ी से और मतलब फ़ायदा भी मिली से। अच्छा, तो पानी के लिए जो अलग अलग आपने ये ट्रेंच बनाए हैं, एससीटी बनाए हैं ऊपर से जो पहाड़ी इलाका से पानी रीच से वैली तक, यानी ऊपर जहाँ पानी दो हिस्से में बट रहा है वहाँ से नीचे जहाँ तक बहाव हो रहा है टैंक में इकट्ठा हो पूरे अलग अलग जगहों पे आपने बनाया, पेड़ भी लगाए। हाँ उसमें वृक्षारोपण भी किए हैं सर, 200-250 पौधे लगाए हैं। 250 पौधे? हाँ श्रमदान से हमारे गाँव वाले भी किए हैं श्रमदान। अच्छा, और उसका अब आपको परिणाम भी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना सर। अच्छा, बहुत सुंदर। और ना जो परपोलेशन टैंक बनाए हैं उसमें हम इंजेक्शन वेल भी किए हैं। अच्छा, हाँ जिसमें ना जो सूखा जो बोर खुदाते हैं ना सर, 90 फीट का बोर खुदाए हैं, उसमें ना 10 फीट का ना गड्ढा किए हैं जेसीबी से, फिर उसमें गिट्टी डाले हैं, रेत डाले हैं ताकि पानी चार्ज हो सके जमीन के अंदर। हम लोग जमीन से पानी निकाल रहे हैं सर, लेकिन हम लोग जमीन के अंदर पानी नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इंजेक्शन वेल कर रहे हैं। तो आप जमीन को वो वापस पानी दे रही हैं? हाँ दे रहे हैं। और ना प्रत्येक घर में ना सर हम लोग सोख्ता गड्ढा भी बनवाए हैं रिचार्ज के लिए, ताकि रिचार्ज हो सके पानी का। जो बारिश के पानी या पाइपलाइन के माध्यम से आते वह सोख्ता गड्ढा में गिरते। तो आपके गांव में हैंडपंप सूखता नहीं है गर्मी में? हाँ कम सूखता है सर।
पर्यावरण को सुधारने से पहले, प्रकृति को सुंदर बनाने से पहले लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी है। क्या है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो ही प्रकृति भी हमारा सुंदर रहेगा, क्योंकि हमको जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, हम प्रकृति से ले रहे हैं। सही बात। तो मैं अभी पिछले 3 साल से सर जैविक खेती करता हूँ। उसके पहले मैं 10 साल से मैं फूल की खेती करता आ रहा हूँ। केवीके से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अपन रासायनिक खाद का और कीटनाशकों का यूज करते हैं सर। कहीं ना कहीं अपन कुछ न कुछ मात्रा में डायरेक्ट अपन सेवन भी उसका कर रहे हैं। लेकिन अपन जैविक विधि से अगर करते हैं, अपन गौमूत्र से, गोबर से, गुड़ से, बेसन से और कुछ जंगल के मिट्टी से अपन जैविक खाद अगर तैयार करते हैं, तो उसमें रासायनिक खाद से जितनी उपज अपन ले सकते हैं उतनी उपज सिस्टमेटिक तरीके से अगर करें। जैसे अपन 30 साल पहले की देखें तो 30 साल पहले भी उपज ऐसा होता था। किसान उस टाइम में भी मेहनत करता था, कम संसाधन में भी उतना उपज लेता था और उस टाइम में भी वो जीविका अर्जन करता था। आज तो हमारे सरकार में हम दो हमारे दो और फिर शेर का बच्चा एक ही अच्छा तक के नारे लगे हैं। शेर का बच्चा एक ही अच्छा तब के भी नारे लगे हैं। लेकिन सर उस टाइम के ज़माने में एक माँ बाप के 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, फिर भी से अच्छे पालन पोषण होता था, शुद्ध पौष्टिक आहार खाते थे। आज हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं। पौष्टिक आहार के लिए भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और फिर मेडिसिन ले रहे हैं, पौष्टिक आहार के नाम से भी केमिकल ले रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रकृति को सुधारने के लिए पेड़ पौधे के साथ में, जल संरक्षण के साथ में प्राकृतिक खेती की ओर वापस जाना चाहिए। कीटनाशक से बचाव के लिए नीम का पत्ता हो गया, करंज का पत्ता हो गया, अरंडी का पत्ता हो गया, ऐसे लगभग 10 पत्ते का अपन यूज कर सकते हैं। साथ में हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, गौमूत्र, गोबर, इसके साथ में अपन बहुत अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, जिसको किसी भी प्रकार के फसल में, चाहे कोई भी फसल लेते हो आप, धान लेते हो, फल फूल में लेते हो, मिर्च, बैगन, किसी भी प्रकार का सब्जी फसल भी लेते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। आपके कीटनाशक में जितनी असर है उससे कहीं ज़्यादा इसमें है, रोकथाम में भी है और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं है। आपके शरीर को भी नुकसान नहीं है, प्रकृति को, हमारी धरती माता को भी नुकसान नहीं है। बाधाएं हैं, वो बाधक शक्तियां क्या क्या हैं जो योजना को, ज्ञान को, जानकारी को, कार्य को ज़मीन पे होने नहीं दे रही हैं? हम समय के साथ आधुनिक होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी जी, हम चाहते हैं कि अब गांव में भी मतलब लोग गांव में रहना नहीं चाह रहे हैं। गांव की मतलब जो सुख सुविधाएं हैं धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो शहर में जाना चाह रहे हैं। अब जो हमारे आंगन में गाय बैले भैंसें होती थी, वहाँ अब हमारे ट्रैक्टर खड़े हो रहे हैं। जहाँ हम लोग, हमारे रूम हुआ करते थे जहाँ हम लोग गाय भैंसों के लिए चारा रखते थे, वहाँ अब कॉम्प्लेक्स बना के किराए में दे रहे हैं। मतलब एक प्रकार की सभी एक व्यापारिक होते जा रहे हैं सर। मतलब अपने महत्वाकांक्षी और रोजगार के लिए ये सब अपने प्रकृति से खिलवाड़ करते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं। तो अगर गांव में किसी को रोकना है, मान लीजिए कि हम चाहें कि गांव के लोग गांव में रुकें जी, और ज़्यादातर हम भी गांव वापस चलें जी, तो क्या होगा गांव में? ऐसा क्या किया जाए कि वहाँ रुकने वाले रुकें? जी, ये गांव में सर सबसे पहले जो गरीब हैं, जो अपने जीवन स्तर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लिए योजना तैयार करना चाहिए कि उनको गांव में ही रोजगार मिले। तो एक तो जीविका पे काम करना हो जी, और दूसरे सर शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोग शिक्षित होंगे अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, तभी जाकर उनको विकास संभव हो सके। अपने गांव के बारे में महत्व समझेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे,
तो ये महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा। और सर तीसरी बात कहना चाहूँगा, शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, जो अभी भैया जी बोल रहे थे, स्वास्थ्य के लिए भी गांव में तो है उप जो शिक्षा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा सर। जैसे स्कूल की सुविधाएं तो है हमारे पास, शिक्षक भी हैं हमारे पास, और पढ़ाई भी हो रहा है, लेकिन उस स्तर पे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पे गांव में विकास होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित सुधार होना चाहिए। जैसे अच्छे एजुकेटेड टीचर तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खामियां हो रही हैं कि बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे नीट में बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत कम एजुकेशन जो फाइट कर पाते हैं, या उनकी समझ से कम है, या हम समझा नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा के संबंध में थोड़ा सी चर्चा होनी चाहिए थी। और दूसरा मैं कह रहा था सर, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें गांव में तो है उप स्वास्थ्य केंद्र, कई हर गांव में 2 से 3 गांव में एक गांव के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ लोकेलिटी डॉक्टर के लिए भी सुविधाएं हैं, पर वो महत्वपूर्ण इलाज नहीं हो पाते। लोगों को समझना पड़ता है कि इलाज के लिए थोड़ा दूर शहर में जाना पड़ता है, वहाँ भी सुविधाएं की जो कमी है उनको भी थोड़ा दूर किया जाना चाहिए। क्या बाधक कारण क्या है? सर जैसे कि अभी बताया हमारे भैया जी कि एक तो है कि पैसा उनको उतना वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पलायन किया जा रहा है। तो इसमें यह है सर, योजनाएं तो बहुत सारी हो रही हैं और धरातल पर जा भी रही हैं वो, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। जैसे कि अब किसान हैं ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में, किसानी से जुड़े हुए हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि आप धान का खेती मत कीजिए, कुछ दूसरा खेती कर लीजिए। जैसे पहले करते थे रागी कोदो कुटकी, आप वो लगा लीजिए। मैं मतलब क्या होगा सर? मैं तो भाई कभी देखा नहीं हूँ, वो तो मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी वो नहीं किए, मैं कभी नहीं किया, तो उसको मैं कैसे पता चलेगा मेरे को कि उसको हम कैसे करें कि वो अच्छा से हो। दूसरा ये है सर कि हमारे जो ज़्यादातर जो हैं धान की खेती करते हैं, उनको अनुभव है, उनका जो लाभ है वो जल्दी मिल जाता है। उनके जगह हम अगर दूसरा फसल लगा रहे हैं तो क्या लगाएं, और उसमें हम किस टाइप का खाद का इस्तेमाल करें, हमारा मिट्टी कैसा है, उसमें कौन सा फसल हो सकता है। अगर ये सब बताया जाए तो मेरे हिसाब से गांव में जो हैं और अच्छा किसानी सब लोग अच्छा कर लेते हैं तो रुक सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच रही है? पहुंच तो रही है सर, मैं बताया ना, पहुंच रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनको कितना मात्रा में वो देना चाहिए। अब मेरे को बता दिया कि अब जो भाई आपका जो ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन कमी है, मैं तो समझ गया नाइट्रोजन मतलब मेरे को यूरिया डालना है, या बता भी दिए वहाँ पे जो हैं कर्मचारी, तो वो बता भी दिए कि भाई आपको यूरिया डालना है। अब वो बताए कि भाई 1 एकड़ में आपको 1 बोरी डालना है। मैं तो ठहरा किसान भैया, मेरे को तो पैसा चाहिए, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, 1 की जगह 1.5 बोरी डालूंगा। मेरे को तो भाई मेरे को तो आके जो वेल एजुकेटेड हैं वो बताए हैं ना कि आप 1 बोरी यूरिया डालेंगे तो अच्छा होगा, तो मैं तो और ज़्यादा उत्पादन चाहूँगा ना, तो फिर 1.5 बोरी उसमें डालूंगा।
इसी संबंध में बताना चाहूँगा, आदरणीय भीम सर आदरणीय हैं, हम इनके साथ भी मिलकर कई काम किए थे सर, जो आज भी हमारे ग्राम पंचायत में है। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा अलग से ऐड करना चाहूँगा। सर जी जब थे तो हमारे गांव में जैसे महिला समूह की बात कर रहे थे, उसी टाइम में हम लोग 36 सुअर सेट बनाए थे सर, महिलाओं के नाम से जी, जो आज भी आजीविका के क्षेत्र में, इसमें प्रॉपर सर के सहयोग के साथ हमने ट्रेनिंग किया था सभी महिलाओं को। प्रॉपर हमने RCT के माध्यम से ट्रेनिंग किया था सर। हमारे गांव में कई बार विजिट किए थे। तो प्रति महिलाएं एक, क्योंकि सुअर ऐसा चीज़ है सर, तो महीने में 2 बार बच्चे देती है, और 1-2 बच्चे नहीं सर, 12-12 बच्चे देती है एक सुअर। तो एक सुअर अगर छोटा 15 दिन में उसको बेचते हैं तो लगभग एक सुअर की कीमत 2000 रुपये आती है छोटे बच्चे की। अगर उसको बड़े मांस में बेचें तो वही सुअर 12000 के आसपास बिकता है सर। आज भी हमारे गांव में ऐसे 36 में से सर 10-15 ऐसे महिलाएं हैं जो प्रति महीना 3 से 4 लाख रुपये आमदनी कर रही हैं सर आज भी। तो सर जो क्वेश्चन पूछे थे WACT के बारे में, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे गाँव में एक पहाड़ होती है, फिर एक समतल ज़मीन होता है, फिर और उसके नीचे ज़मीन होती है सर। तो हम लोग गांव में पानी की समस्याएं जो है सरकार की तरफ से काफ़ी नल जल योजनाएं गांव-गांव घर-घर लग चुके हैं। फिर हम लोग कई प्रकार के मतलब बोर हैं, कई ज़मीन से पानी ले रहे हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पहले 10 साल कराते थे सर तो 100 फीट में पानी आ रहा था। अभी 500 फीट में भी हमने ये योजना बनाई कि GPDP के माध्यम से कि वो जो पानी जो गिर रहा है उस पर CPT, ट्रेंच, स्ट्रक्चर और पौधा ये सब रोपण हमने किया है, और व्यक्तिगत रूप से सभी के घरों में 100 फीट भी बनाए हैं, और जहाँ जहाँ ट्यूबवेल में पानी नहीं है वहाँ रिचार्ज और 100 फीट ये सब बना के ये जो किए हैं सर, ये असर अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें लगभग 2 से 3 साल के बाद ये जो हम लोग काम किए हैं उसमें ज़रूर जो हमारी जल स्तर है, अभी डबरी के पानी सूख जरूर रहा है, लेकिन हम लोग सर रिचार्ज तो कर रहे हैं, हो रहा है, काम हो रहा है। और जो काम को सर ये रोजगार भी मिल रहा है, गाँव वाले को रोजगार घंटी के थ्रू मिल ही रहा है, तो समय में उनको तुरंत पैसा भी मिल रहा है और प्लस हमारे गांव के संबंध में विकास भी हो रहा है सर। ये कहना चाह रहा हूँ।